ऐसा कौन सा हाई प्रोफाइल केस पहला था आपका जिसने आपको हाई प्रोफाइल बना दिया? हमारे साथ मिस्टर संजीव देशवाल भी हैं। संजीव देशवाल जी का भी हम एक ओपनिंग कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। नितिन गडकरी हैं, कैंटोनी हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे उस वक्त। इन सबके यहाँ पे कहीं ना कहीं बगिंग हुई। प्रणब मुखर्जी के यहाँ पे बगिंग हुई और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? वो इंटरनेशनल स्पाई को चाहिए, दूसरे देश के लोगों को चाहिए कि एक वित्त मंत्री अपने ऑफिस में क्या प्लानिंग कर रहा है। एक कमरे के अंदर 15 जगह चिंगम चिपकी हुई, एक्चुअली चिंगम चिपकी हुई थी। कहते हैं उनके प्रणब मुखर्जी के ऑफिस के अंदर टेबल, कुर्सी, बेड, जहाँ जहाँ कहते हैं चिपकाई जा सकती वहाँ चिपकी हुई थी। अच्छा, मतलब कई सारे बग थे। हाँ, कई सारे बग थे, चिंगम में डाल के लगाए हुए थे। नेचुरली पुलिस ऑफिसर्स ट्रैप हुए हैं। मैं अगर उसका नाम ले दूं तो भूचाल आ जाए देश के अंदर। क्या ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी भी जासूसी करवाई हो? ऐसा मुझे कई बार लगा है। बॉस, आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी एज देखिए, जो आपकी बहू के साथ संबंध है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या कलयुग इसी को कहते हैं क्या हम लोग? आप चाहते थे कि एक डिटेक्टिव को यूज करके शायद कोई खुदा ना खास्ता आपको ऐसा एविडेंस मिल जाए जिसके बिहाफ पे आप अपनी बहू के साथ कुछ गलत कर पाए। शर्म आनी चाहिए। विद्या बालन की एक मूवी थी, वो भी जासूस। अलग अलग वो कैरेक्टर जो है वो चेंज करती रहती थी। कभी भिखारी बन गई, कभी कुक बन गई, कभी धोबी बन गई, कभी कुछ। क्या ऐसा वाकई होता है कि आप लोग भी अपना कैरेक्टर चेंज करते रहते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले? आज मैंने हैट पहन रखा है, हो सकता है मैं टोपी पहन लूँ, हो सकता है मैं गोल टोपी पहन लूँ, हो सकता है मैं चश्मा बदल लूँ, हो सकता है मैं दाढ़ी का स्टाइल बदल लूँ, हो सकता है मैं क्लीन शेव हो जाऊँ। ये गेटअप तो बदले जा सकते हैं। लेकिन आप सोचो मैं विग लगा लूँ बड़ा सा, मैं दाढ़ी लगा लूँ बड़ी दाढ़ी लगा के मैं अगर रोड पे चलूँ तो कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। आदमी की तो बात छोड़ दो। मान लीजिए कोई पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है तो वो हमेशा 2 हथियार रखता है, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर। क्योंकि पिस्टल जब आप लॉक करते हो तो कई बार गलती से दोबारा लॉक कर दी तो गोली में गोली फंस जाएगी, लेकिन रिवॉल्वर में कभी कोई गोली नहीं फंसती। अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पेशेंस चाहिए आदमी को। मगरमच्छ को देखा होगा, बड़े पेशेंस के साथ बैठा हुआ है, पानी पी रहा है, जानवर उसको देख रहा है तसल्ली से, और फिर क्रैक से अटैक करता है और जानवर को लपेट लेता है। ये पेशेंस। बरसों पहले की बात है। रशिया की एक सिटी लेनिनग्राद में व्लादिमीर नाम का एक लड़का जासूस बनकर घूमता था। उसने देखा कि रात में पड़ोस की दुकान पर एक शख्स चुपके से चोरी का माल बेचता है। उसने वहां आने वाले सारे लोगों की डिटेल नोट की, एविडेंस इकट्ठा किए और सीधा पहुंचा पुलिस के पास। पुलिस ने पहले तो बच्चा समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी बच्चे ने जब प्रूफ दिए तो पुलिस दंग रह गई। पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये ही छोटा सा बच्चा आने वाले वक्त में दुनिया की सुपर पावर को रूल करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, जो आज रशिया के प्रेसिडेंट हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले पुतिन एक डिटेक्टिव थे, लेकिन डिटेक्टिव यानी कि जासूसों की दुनिया कितनी रहस्यमयी होती है, ये जानने की क्यूरियोसिटी हर किसी को है। इसीलिए आज के हमारे पॉडकास्ट पर हमने इनवाइट किया है इंडिया के जाने माने डिटेक्टिव संजीव देशवाल सर को। सर, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह। सर, आपके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत सारी चीजें होती है जब हम शुरू से शुरू करते हैं, और आपके बारे में बहुत कुछ है जो इंटरनेट पे है फिलहाल। इसलिए मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लाइफ का सबसे ज्यादा बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? ऐसा कौन सा हाई प्रोफाइल केस पहला था आपका जिसने आपको हाई प्रोफाइल बना दिया? देखिए, जब हम हाई प्रोफाइल की बात करते हैं और टर्निंग पॉइंट की भी बात करते हैं तो टर्निंग पॉइंट तो हमारे स्कूल के टाइम में था कि जब हम हॉस्टल रूम में रहते थे तो दोस्त मेरे पास आके कहते थे, यार ये पैसा रख ले। उस ज़माने में लॉकर तो होते नहीं थे, लोगों के बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे बच्चों के। तो मैं हॉस्टल में रहता था तो मैं उन पैसों को पता है कहाँ छुपाया करता था? जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उसके पीछे उनको नोटों को अखबार में बांध कर उसके पीछे छुपा दिया करता था और वहीं से निकाला करता था। तो जब मैं कभी निकाला करता था तो दोस्त बोला करते थे, यार तू यहाँ क्यों छुपाता है? तो मैं कहा, यहाँ जल्दी से कोई ढूंढेगा नहीं। तो शायद वो कहीं जासूस को जन्म ले रहा था या कोई उसका दिमाग कहीं काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे सत्य कथाएं, मनोहर कहानियाँ ये पढ़ते पढ़ते लगा कि शायद मेरे अंदर कोई जासूस छुपा हुआ है। और ये सब सोचते हुए मैंने इसी प्रोफेशन को चुना। जब आप बोलते हो ना कि ऐसा कौन सा केस जो आपके दिमाग को हिला दे, तो सच मानिए हर केस हमारे दिमाग को हिलाता है, क्योंकि जो भी केस आता है वो किसी ना किसी के लिए बहुत पर्सनल होता है। उसकी अपनी एक प्रॉब्लम होती है। जब हम उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं
तो वो सॉल्यूशन जब ढूंढते हैं तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन सामने वाले के लिए उसके जो जवाब हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मुझे केस याद आता है जब आप ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा केस जो आपके दिमाग को हिला दे। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, क्लाइंट कौन है। नेचुरली क्लाइंट वो होता है जो हमारे पास एक समस्या लेके आया, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चलता है सब्जेक्ट नहीं है, वो तो बेचारा विक्टिम है। क्लाइंट नहीं है, वो असली सब्जेक्ट है। इस केस में हाँ, वो है गलत आदमी। कैसे? एक बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, और ये राजस्थान की बहुत रेनाउंड फैमिली है, बहुत रेनाउंड बुजुर्ग है, नाम तो नहीं लिया जा सकता, हर चीज बड़ी राजस्थान की है, हमारी मोस्टली ऑडियंस भी राजस्थान से देख रही है आपको। जी, तो हो सकता है कि शायद उस केस को जानते भी हो, उन्होंने सुना भी हो। तो बड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, इसलिए हम कभी भी किसी क्लाइंट का नाम तो ले ही नहीं सकते, और यहाँ तक हम शहर का नाम भी नहीं लेते, इसलिए हमने पूरे राजस्थान को कवर किया इसके अंदर। तो राजस्थान की बहुत रेनाउंड फैमिली थी, वहाँ से वो बुजुर्ग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि देशवाल जी आपका बहुत नाम सुना है। और तो मैंने कहा आपने मेरा का नाम सुन लिया भाई आपने? तो कहा सर आपको हम डिबेट्स में देखते हैं, तो वहाँ से आपका नंबर हमने गूगल से ढूंढा है और आपसे हम मदद चाहते हैं। मैं बताइए क्या बात है? कहता मेरे बेटे की शादी हमने 2 साल पहले की है। मैं ओके, 2 साल पहले बेटी की शादी करी, बहुत रेनाउंड परिवार से करी, जो हमारी बहू है बहुत अच्छे घर से आती हैं, बहुत शानदार लेडी हैं, बहुत पढ़ी लिखी लेडी हैं, और बहुत अच्छी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी सीनियर पोस्ट पर हैं। मैं ठीक है। कहता 2 साल पहले शादी होने के बाद मेरा बेटा 1 साल पहले इंडिया से बाहर नौकरी की वजह से कोई उसको अच्छी कहता अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसकी वजह से वो बाहर चला गया और शायद वो वहीं सेटल होगा। मैं तो बहुत अच्छी बात है, बताइए प्रॉब्लम कहाँ रही है? कहता 8 महीने पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई, बुजुर्ग कह रहे हैं, और 6 महीने पहले मेरी बहू हमारा घर छोड़ के एक अलग सोसाइटी में रह रही हैं। तो मैं कहा ये बड़ी अजीब सी बात है, बेटा विदेश में, हाँ, बहू दूसरे घर हाँ, में, और सास की डेथ हो चुकी है। सास की डेथ। तो मैंने कहा ये तो सच में बड़ी अजीब बात है, बहू को तो नहीं जाना चाहिए था ऐसे। बहू के लिए तो आप सबसे बड़े सपोर्टिंग हैंड थे, और उसके परिवार जो उसके अपने परिवार के मायके वहाँ भी जा सकती थी। वो कहते नहीं मायके इस सिटी से बहुत दूर रहते हैं और उसकी यहाँ जॉब है, तो शायद उसलिए वहाँ पे गई है। मैं ठीक है, आप क्या चाहते हैं हमसे? कहते मुझे शक है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मुझे वो एविडेंसेस चाहिए। मैं ठीक है, इन्वॉल्व इन द सेंस किसी और के साथ है, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे हम कह सकते हैं। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा? कहता है वो 6 महीने पहले घर छोड़ के चली गई, जिसका कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता। मैं ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ओपन करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। 2-4 महीने लगेंगे, जो भी फाइंडिंग्स होंगी आपके सामने रखी जाएंगी एविडेंस के साथ। हमने उस लेडी का पूरा पैटर्न समझा कि लेडी कब जाती हैं, कब आती हैं, कैसे जाती हैं, ऑफिस में क्या उनका कहते हैं रूटीन है, शाम को फिर कहाँ जाती हैं, कोई ऐसी पार्टी में जाती हैं। ये सारी रूटीन्स हमने उनके चेक करने शुरू किए, और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको हर तरीके से क्रॉस चेक करना शुरू किया कि उनके कौन नियरेस्ट डियरेस्ट दोस्त हैं। उनको सबको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी हमारे डिटेक्टिव्स ने। पूरी एक टीम काम कर रही थी। तो लेडी इन्वेस्टिगेटर ने, जो कि हम लोगों ने अपने प्रोफाइल बना रखी थी फेसबुक के इन्हीं सब कामों के लिए, तो उसके थ्रू हम लोगों ने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई, उस लेडी के द्वारा, उसके लेडी के जो दोस्त थे उनके द्वारा। तो अब यहाँ से हमारे इन्वेस्टिगेटर उन दोस्तों के साथ 2-4 महीने अच्छी तरीके से जब हिल मिल गए, उठने बैठने लगे, तो उन्हीं के थ्रू उस लेडी तक भी पहुँच गए, बहू तक पहुँच गए, उसके साथ भी उठना बैठना शुरू हुआ। इस पूरे एपिसोड के अंदर कम से कम 4-5 महीने गुजर गए, एक सिंगल एविडेंस नहीं मिला उस लेडी के खिलाफ जो ये कह सके कि वो लेडी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व है। अब यहाँ हम भी चौंक रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो वजह होगी, वो छोड़ के क्यों आई है यार? इतनी बढ़िया कोठी छोड़ के, इतने नौकर चाकरों को छोड़ के एक फ्लैट के अंदर आके रह रही है, ऐसा क्यों? तो उधर से कहते हैं जो क्लाइंट था वो हमारे पर रोज प्रेशर डेवलप कर रहा है कि भाई कोई तो एविडेंस लाओ, देशवाल जी इतना नाम सुना आपका, इतना अच्छा काम करते हो, मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हो। अब प्रेशर तो डेवलप हो रहा था, आपने एक हैवी अमाउंट भी ले रखा था, आपका जो बैलेंस अमाउंट था वो भी आना था। अब बैलेंस अमाउंट तो तब आएगा जब आप बेस्ट रिपोर्ट दोगे, और बेस्ट रिपोर्ट तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी।
तो मैंने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को कहा कि यार एक बात बताओ, ये पता लगाओ ना ये मोटिव क्या है इसका लेडी का यहाँ आना। अगर लेडी कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, या तो इन्वॉल्व है तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, या तो बहुत स्मार्ट लेडी कहते मूव कर रही है, लेकिन 4-5 महीने में एक सिंगल भी कोई इंडिकेशन ना मिले उस लेडी की इन्वॉल्वमेंट का, तो फिर कोई तो ऐसी वजह है, या तो हम कहीं फेल हो रहे हैं और या कोई वजह कोई और है। तो लेडी इन्वेस्टिगेटर समझ गई कि इस लेडी के साथ पर्सनल टॉक करते हुए ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। तो मुझे लेडी इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि सर वो तो अपने हस्बैंड से रोज़ शाम को बातें करती है, हम कई बार उसके साथ बैठे हैं, खाया है पिया है, उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है तो बातों से पता चलता है कि वो तकरीबन रोज़ बात करते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करती हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इसका रिलेशन कैसा किसी और के साथ हो सकता है? तो मैं नहीं, ये 6 महीने अपने घर को छोड़ के यहाँ आने का कोई रीज़न जरूर होगा, मुझे वो रीज़न चाहिए ही चाहिए। इन्वेस्टिगेटर और क्लोज हुए इस लेडी के, बातों बातों में पता चला कि जो उसके ससुर हैं, फादर इन लॉ, वो नियाहित किस्म के घटिया इंसान निकले। जो इंसान मेरे ऑफिस में आया था, एक शरीफ इंसान, एक बिजनेसमैन, एक सीईओ कंपनी का, उसके बारे में मुझे ये वर्डिंग उसकी कहते बहू से मिल रहे थे, तो ये मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो मैंने कहा खुल के बताओ क्या बात आ रही है। क्या सर उसने दबी आवाज में बताया था कि उसके जो ससुर ने उसके ऊपर गंदी नज़र रखते थे और जिसकी वजह से वो यहाँ आ गई है। और तो मैंने कहा वो अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही है बात? कहे सर वो हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, अगर वो ये बात बताती है इन केस तो हो सकता है कि ये अब इसके जो फादर हैं, इतना पैसा है, कहीं ना कहीं वो बेटे को किसी तरीके से मिसगाइड करके मेरे लेडी के बारे में कुछ गलत बता के कहीं तलाक की तरफ मूव ना कर जाए और इस सिचुएशन बिगड़ जाए। तो लेडी सोचती है कि यार मुझे तो हस्बैंड ने वहाँ सेटल होना ही है, तो मैं हस्बैंड के पास हमेशा के लिए अमेरिका चले जाऊँगी, तो इस ससुर से मेरा एक तरीके से लिंक ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए वो अलग आ गई हैं, लेकिन 6 महीने पहले इसलिए आ गई कि उन्हें लगा था कि कहीं कुछ रात को कुछ गड़बड़ ऐसी ना हो जाए जिससे कि फिर वो मुश्किल हो जाए उनके लिए। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत है। अब यहाँ पे हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम वर्क एथिक्स की बातें करते हैं, हम इंसानियत की बातें करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनली मैं समझता हूँ कि पहले मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, उसके बाद मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बना हूँ। तो मुझे यही अपनी मैं इंसानियत पूछने वाली थी कि जब आपको पता चला कि आपका ही क्लाइंट गलत है तो आपने क्या किया? एग्जैक्टली तो हम अपने से ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव का सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइवेट डिटेक्टिव की इंफॉर्मेशन के ऊपर लोगों के घर बिगड़ भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव के पास लोग कब आते हैं? जब उन्हें शक होता है। पुलिस के पास तो कोई जा ही नहीं सकता ना। और ये जो पर्सनल प्रॉब्लम थी उस लेडी की, वो किसके पास लेके जाए? वो किसी के पास लेके नहीं जा सकती थी। वो अंदर अंदर घुट रही थी और वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब उसका हस्बैंड वहां अच्छी तरह सेटल हो जाए और उसको बुला ले। हाँ, लेकिन इसी बीच ससुर चाहते थे, जिसके कहते हैं फादर इन लॉ थे, कि मुझे कुछ ऐसे शायद एविडेंस मिल जाए जिससे मैं उस पर प्रेशर डेवलप करूं और जो मेरी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं। तो यहाँ मुझे बड़ा तकलीफ हुई और मैंने उसके जो फादर इन लॉ थे उनके खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि मैं यार पता तो करो, ये सच में जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, जो लेडी ने बताया है, तो ये इंसान इतना निहायत अगर गिरा हुआ है तो जरूर इसकी कुछ ऐसी मूवमेंट जरूर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आनी चाहिए कि ये पता चले कि आदमी सच में ऐसा ही है जो उसकी कहते हैं डॉटर इन लॉ बोल रही है। हाँ, जो उसकी बहू बोल रही है डॉटर इन लॉ, वो सही है। अब इसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्लाइंट ने तो बहुत कहते प्रेशर डेवलप कर रखा था कि देशवाल जी मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई एविडेंस ला के दो, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, नो प्रॉब्लम, आप पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे एविडेंस उसके खिलाफ ला के दो। अब भाई एविडेंस उसके खिलाफ लाओगे ना जो गलत हो। हाँ, अब मेरिट पे काम करोगे ना। अब एविडेंस ही उसके खिलाफ नहीं है, मेरिट के कहते हैं अगेंस्ट वो नहीं दिख रहा कि वो कहीं इन्वॉल्व है, तो आप ये कैसे कहोगे कि वो गलत है? तो उस कंडीशन में जब हमने उसके फादर इन लॉ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, आप हैरान हो जाओगी अंशिका कि हमें पता चला कि उसके ऑफिस से 2 लेडीज ने काफी टाइम पहले यौन उत्पीड़न का केस उसके खिलाफ पुलिस में डाला था। पहले से ही डाला हुआ था, कंप्लेंट की हुई थी, लेकिन पुलिस ने, या कह लो कि उसके रसूख की वजह से, उसके फादर इन लॉ के रसूख की वजह से, पैसे की वजह से, किसी भी वजह से वो कंप्लेंट रफा दफा हो गई। फिर और हम डेप्थ में गए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट थी। हम और डेप्थ में गए तो डेप्थ में पता चला कि जो उस ने हमारे पास आते हुए
क्लाइंट ने आते वक्त ये बताया था कि उसकी जो वाइफ की डेथ हुई है वो कैंसर की वजह से हुई थी, सास की सास की। सास की तो जब पता चला तो उसको कोई कैंसर नहीं था, उसकी एक रात को अचानक रहस्यमय स्थिति के अंदर डेथ हो गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। अब इतना रसूख वाला इंसान, मैं अगर उसका नाम ले दूं तो भूचाल आ जाए देश के अंदर, इतना बड़ा नाम इतना है। नाम है, बड़ा नाम है। तो उस इंसान ने अपने रसूख की वजह से अपनी वाइफ की हत्या करी, नहीं करी, इस इन्वेस्टिगेशन को हमने ना किया, ना हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये बात आई कि उसको कैंसर नहीं था। और उनके घर में उस लेडी की और उसके हस्बैंड की हमेशा अनबन रहती थी, और वो अनबन की वजह यही थी कि इस इंसान के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। ये सारी जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, कई बातों के एविडेंस भी आ गए, कई ऑफिस में जो लोग थे उनसे रिकॉर्ड में भी ले लिया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड में भी ले लिया, उन लेडीज़ को भी ढूंढ लिया जिन्होंने कंप्लेंट की थी और जो कंपनी छोड़ चुकी थी, उनको भी कहते हैं रिकॉर्ड में ले लिया। फिर हमने उसके फादर इन लॉ को, अपने क्लाइंट को ऑफिस में बुलाया। मैं कहा बॉस, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, आपकी डॉटर इन लॉ के खिलाफ तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली है, लेकिन एक बात बताइए, अब यहाँ पे हम जब उससे बात कर रहे थे तो हमने अपने जितने भी हिडन कैमरास हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड सब ऑन कर दिए थे। उसकी वजह ये थी कि जो बोलने वाला था उसे हम एविडेंस में क्रिएट कर लेना चाहते थे, ताकि कल अगर वो हमारे अगेंस्ट जाए या अपनी बहू के अगेंस्ट जाए तो हम उसे यूज़ कर सकें। तो मैंने कहा आपने बताया था कि आपकी वाइफ की डेथ कैंसर की वजह से हो गई थी। कहता हाँ, मैंने आपको बताया था ना, उनको कैंसर था, लास्ट स्टेज कैंसर था, इसलिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपके खिलाफ कहते हैं कुछ सुना है कि केस किए थे आपकी किसी, कहते हैं ऑफिस के स्टाफ ने, ये आपको कैसे पता है? मैं कहा नहीं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आपकी डॉटर इन लॉ की, तो ऐसी कुछ निकला, कहीं से लीड मिली। नहीं नहीं, वो झूठे केस थे, ऐसा नहीं था, वो तो उन्होंने मेरे पे ऐसी गलत केस कर दिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब आपकी वाइफ की डेथ हुई तो हमने पता किया है हॉस्पिटल्स में, उनको कोई ऐसी मेडिकल इशू नहीं था, उनको कोई ऐसा कैंसर भी नहीं था, उनकी एक रात को अचानक डेथ हुई थी, और आपने कोई पुलिस हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए, आपने किसी डॉक्टर को घर में बुलाया, उसने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि भाई इनको रात को अटैक पड़ा है, और वो डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर था, दोस्त भी था आपका। अब उसको पसीना आने लगा कि हम बात कर रहे थे डॉटर इन लॉ की, ये तो मेरे ऊपर ही बात करने लग गए। बात करने लगे। तो धीरे धीरे उसको शक होने लगा। तो बोला देशवाल जी, आपको तो मैंने कहा था कि आप मेरी, कहते हैं, बहू के खिलाफ कुछ एविडेंस लेके आए, आप मेरे इन्वेस्टिगेशन क्यों करने लगे? अब मुझे यहाँ गुस्सा आना शुरू हो चुका था। तो मैंने कहा बॉस, आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी एज देखिए, आप अपना रुतबा देखिए, आप अपना जो आपकी बहू के साथ संबंध है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या कलयुग इसी को कहते हैं क्या हम लोग, कि आप पूरी दुनिया को छोड़ के कहां पे नजर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किसके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं? आप चाहते थे कि एक डिटेक्टिव को यूज करके शायद कोई खुदा ना खास्ता आपको ऐसा एविडेंस मिल जाए जिसके बिहाफ पे आप अपनी बहू के साथ कुछ गलत कर पाए। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा आपने जो हमारी, कहते हैं, जो बैलेंस फीस है वो आप क्लियर कीजिए, और आपके ऊपर अब हमारी नज़र रहेगी। आपकी जो डॉटर इन लॉ हैं, हमें पता है कि वो 6 महीने अगले या 1 साल के अंदर इंडिया से बाहर चल जाएंगे और वहाँ सेटल हो जाएंगी। हम कम से कम आपके ऊपर 2-3 साल तक नज़र रखेंगे बॉस। अगर एक इन्फॉर्मेशन भी हमें ऐसी मिल गई जहाँ आपने अपनी बहू को किसी तरीके से भी तंग किया है, तो वादा रहा, आपकी जो वाइफ की डेथ हुई थी ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा और वो इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा। सारे जितने भी सबूत हैं, जिन लेडीज़ के साथ आपके अफेयर थे, वो सारे सबूत इकट्ठे करूँगा और इस केस को मैं ओपन कराऊंगा, ये वादा रहा आपसे। वो हाथ जोड़ने लग गया, गलती हो गई देशवाल जी, मेरे से सीरियसली गलती हो गई, मैं अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, आपसे वादा करता हूँ। जब वो खड़ा होकर जाने लगा, मैं कहा रुकिए, आप हो सकता है ये समझ रहे हो कि हमने आपसे सिर्फ बातें की हैं। मैंने वीडियो ऑन किया, लैपटॉप में डाल के, लैपटॉप में उनको उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई पूरी कि ये आपसे बातें हुई हैं हमारी, ये भी आपने हाथ जोड़े हैं, आपने माफ़ी मांगी है, और ये हमारे पास एविडेंस है आपके खिलाफ। ये सारी चीज़ें मेरे पास आज ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड में आ गई हैं, और ये रिकॉर्ड मेरे पास ताउम्र रहने वाला है। अगर आपने कोई भी गलती करी तो याद रखिएगा, आप बच नहीं पाओगे। मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये केस पे काम किए हुए, और मैं उस पर नज़र रखा है मैंने, और वो रहे कंट्रोल में।
वो जो बहू है, जो डॉटर इन लॉ, वो चली गई है बाहर, लेकिन वो अभी भी हमारे डिटेक्टिव जो हैं उनसे कहीं ना कहीं दोस्ती में कनेक्शन में है। और उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। उस लेडी को तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो चुका है इन्वेस्टिगेशन में, और वो लेडी अभी भी हमारे डिटेक्टिव से कनेक्ट में है, तो वहाँ पे वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं चल रहा, कुछ सब गलत ठीक नहीं है है। लाइफ, और बहुत लाइफ को एंजॉय कर रही है वो। तो यहाँ पे हम एज अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी भी कहते हैं निभाते हैं। इंसानियत अपनी जगह पे है, प्रोफेशन अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे है। ये सब का तालमेल रखने के बाद ही आप बेहतर अपने प्रोफेशन में कर पाते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जो प्राइवेट डिटेक्टिव का जो वर्क है वो काफी एक्सपेंसिव होता है जितना बिल्कुल। लोगों को लगता है। नहीं होता ही है, और होता ही है। जो लोग ये काम करवाते हैं वो भी रिच क्लास होते हैं। बिल्कुल। प्रॉपर। आप ये बताइए कि एक मोटा मोटी जो फीस होती है वो क्या होती है, और क्या वो केस के अकॉर्डिंग होती है? एंड थर्ड, कि क्या आपने फ्री में भी कभी कोई केस किया है कि आपको लगा कि नहीं इसकी थोड़ी हेल्प हेल्प कर हो जाए। देते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपसे पूछूं तो कोई भी प्रोफेशन दुनिया में ऐसा नहीं जो ये बता सके कि उसके प्रोफेशन की सर्विसेज की ये रेट लिस्ट है। किसी वकील से पूछा आपकी रेट लिस्ट क्या है? नहीं, एक तो मोटा मोटी अंदाजा, क्योंकि लोगों कोई को नहीं है। बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि Nature of अगर the हम case। करवाएं तो कितना कितना रुपया लगेगा? देखिए, नेचर ऑफ द केस है। आपका केस क्या है, आप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप हमसे क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मुझे उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, कितना उसमें लीगल इलीगल इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही आपको चार्जेस बोल पाते हैं। अगर आप सीधा बोलते थे मैं 2 लाख लूंगा, 5 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा, भाई आप जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा ना कि आपने 2 लाख मांगे हैं, 10 लाख मांगे हैं, एक डिटेक्टिव उसी केस के 50,000 मांग रहा है, एक डिटेक्टिव उसी केस के 10 लाख रुपए मांग रहा है, तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? तो हो सकता है कि जो 50,000 मांग रहा है उसने काम ही नहीं करना है, उसने 50,000 में 2-4 स्टोरी सुना के आगे निकल जाएगा। लेकिन जो 10 लाख मांग रहा है उसको पता है कि मेरे को इसमें काफ़ी सर्विस देनी है, मेरी अपनी कंपनी का एक स्टेटस है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे जी मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए 10,000 वाला ही, अरे 10,000 का एप्पल का फ़ोन आता ही नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटस को मेंटेन किया है। उनके मोबाइल के अंदर आप जल्दी से बग नहीं डाल पाएंगे, आप उनके मोबाइल में कहीं से भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो क्या दे रहे हैं मार्केट में। लेकिन क्या 10,000 में फ़ोन नहीं आते हैं? लेकिन क्या 10,000 के फ़ोन को आप 1.5 लाख के फ़ोन से मैच करा देंगे? ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ऐसे ही एक बेस्ट जो प्रोफेशनल है, उस बेस्ट प्रोफेशनल को किसी भी ऐसे प्रोफेशन से जो अभी शुरू हुआ है मैच नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि किसी भी केस में चार्जेस, तो यस, कोई भी केस हो 2-4 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है, वो 50 लाख तक भी जा सकता है, करोड़ तक भी जा सकता है। वो केस के ऊपर है कि आप दिल्ली में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। अब मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मुझे आउट ऑफ कहते हैं कंट्री जाना है। अब बहुत अमेरिका सारे नेचुरली जाते रहते हैं आप। बिल्कुल जाता रहता हूँ। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ पे हमने महीनों ना गुजार दिए हों। कोई ऐसी तो कंट्री आपको नहीं जो है। फॉरेनर्स है वो अप्रोच करते हैं, या जो इंडिया वाले एनआरआई है वो अप्रोच करते हैं? हमें एनआरआई ज़्यादा अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके कनेक्शन, उनकी जड़ जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर है कहीं ना कहीं। जब रूट्स यहाँ पे हैं तो प्रॉब्लम भी यहीं से आने वाली है उनको। तो कई बार उस रूट्स पे जब प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली वो इंडिया के डिटेक्टिव को हायर करेंगे। लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशन करते करते आप लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है। अब दुबई कोई कंपनी में काम करने गया इंडिया से, केरलाइट बहुत जाते हैं इंडिया से काम करने के लिए। जब वहाँ काम करते हैं, वहाँ किसी तरह का फ्रॉड करते हैं, तो वहाँ की कंपनी उसको ढूंढने के लिए इंडिया के किसी इंसान को पकड़ेगी। लेकिन जब इंडिया का डिटेक्टिव जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि वो केरलाइट इंडिया आया, इंडिया से फिर वो कहीं किसी और कंट्री चला गया, तो नेचुरली आपकी इन्वेस्टिगेशन स्प्रेड आउट होते हुए किसी और कंट्री में चली जाती है और आप फिर उस कंट्री में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मेरे पास इंटरपोल के केसेस काफ़ी हैं। मैं काफ़ी लोगों को कहते हैं पकड़वा भी चुका हूँ इंटरपोल के थ्रू। बाहर जाके ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लंदन पकड़वाया, यूएस से पकड़वाया, तो वहाँ फिर हम लोग मदद लेते हैं पुलिस की। तो इन्वेस्टिगेशन करना आसान होता है बाहर, थोड़ा यहाँ थोड़ा मुश्किल है। आपने कहा कि पुलिस की मदद लेते हैं और आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, तो कभी पुलिस भी आपकी मदद लेती है? ऐसा कोई केस की जब पुलिस ने कहा हो कि देशवाल साहब आप थोड़ी हेल्प कीजिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब प्राइवेट डिटेक्टिव काम करते हैं वो ग्राउंड रूट पे काम करते हैं। हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस पुलिस से बहुत बेहतर है, क्योंकि हम लोग कोई डंडा दिखा के, कोई डर दिखा के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाला तो एक वर्दी में जाता है ना, बताता है कि नहीं बताता ये बात, तो वहाँ था कि नहीं था। अब वो बोला मैं नहीं था, तो आप उसे आज डंडा भी नहीं मार सकते ना, लेकिन डर दिखाया आपने। लेकिन यहाँ प्राइवेट डिटेक्टिव डर नहीं दिखाएगा, प्राइवेट डिटेक्टिव अपनी स्किल दिखाएगा।
उससे दोस्ती यारी करेगा, क्या यार करता तेरे को मैंने वहाँ देखा था यार। अब 2-4 दिन की दोस्ती में आप बोल सकते हो यार परसों तो उस एरिया में था। तो अब उसे तो नहीं पता नहीं पुलिस वाला है कहाँ, हाँ यार मैं था, क्या आपको आपको कैसे पता है? तो वहाँ आप कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो ग्राउंड अगर इंटेलिजेंस देखी जाए तो प्राइवेट डिटेक्टिव की बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक केस बता सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, एक केस मेरे को याद आ रहा है जब आपने पूछा कि पुलिस और डिटेक्टिव की कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिजल्ट अच्छे आए हों। काफ़ी पुरानी बात है, होंगे 2-3 साल हो गए इस बात को। मेरे पास कम से कम 30-40 लोगों का ग्रुप आता है और बोलता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, हमने पुलिस में एफआईआर कर रखी है, पुलिस इस पर कोई काम नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा ठगी क्या हुई है, किसने तुम्हें ठग लिया? और 30-40 आदमियों को कैसे ठग लिया? हर आदमी अलग अलग एरिया से आ रहा है, अब तुम ग्रुप बना रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ? तो कहते सर एक अखबार में ऐड आ रहा था, उस ऐड को हमने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम आपको लोन देते हैं और हम अपनी प्रोसेस चार्ज 2% से 5% लेते हैं, जो आपका लोन अमाउंट उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने उन लोगों को अप्रोच किया, तो उन लोगों ने हमें बुलाया, हमारे प्रॉपर्टी के पेपर रखे, उसके बाद वो विदाउट कोई प्रोसेस, विदाउट किसी कहते हैं पेपर प्रोसेस के वो हमारा लोन उन्होंने पास करवा दिया। लोन जब पास हो गया, किसी को 10 लाख चाहिए, किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमसे प्रोसेस फीस के नाम पर 2%, 5%, किसी से 2 लाख, किसी से 7 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 5 लाख ऐसे अमाउंट ले लिया। और जब हम लोग वहाँ पे गए 1-2 महीने बाद, 15 दिन बाद कि भाई आपको हमने प्रोसेस फीस भी दे दी है, हमारा लोन भी क्लियर हो गया था, तो अभी तक वो पेमेंट हमारे बैंक में नहीं आई है, तो क्या हुआ? तो पता चला कि वो 1-2 महीने के बाद वो एरिया खाली करके चले गए हैं। उनको ढूंढा, उनके मोबाइल नंबर सब बंद हो गए हैं, ऐड आनी बंद हो गई हैं। हम पुलिस स्टेशन गए, तो जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो 2 और बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया मेरे साथ भी ये हुआ, मुझे भी उसी आदमी ने लूटा था। तो ऐसे हम लोग 30-40 लोग ने वहाँ पे रिपोर्ट करी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई काम नहीं किया। मैं ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैंने एसएचओ को फ़ोन मिलाया कि बॉस ऐसे ऐसे आपके पास ये केस रिपोर्ट हुआ है, आप इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहता यार देशवंत की मोड्स ऑपरेंडी उस बंदे की ऐसी है, यार हमसे भी पूछ के पैसे दिए थे इन लोगों ने, ये लोग तो ऐसे मुंह उठा के किसी को पैसा देते फिर हमारे पास आ जाते हैं। मतलब उनका जो रवैया था पुलिस का, वो टाल मटोल का रवैया लगा कि यार ये तो 2 लाख किसी ने दे दिए, 5 लाख किसी ने दे दिए, हमसे पूछ के दिए थे क्या? अरे यार पूछ के दिए थे, नहीं दिए थे, आपकी ड्यूटी है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो कहता लिख तो ली कंप्लेंट इनकी, एफआईआर भी लॉन्च नहीं की है, कंप्लेंट लिखी है, लिख तो ली इनकी कंप्लेंट, मिल जाएगा तो बताएंगे, आप कुछ कर दो इसके अंदर। मैंने कहा भाई मुझे तो फीस मिल रही है, मुझे तो आंसर देना है, तो मैं तो जरूर करूंगा इसमें। अब मैंने क्लाइंटों को ऑफिस में बिठाया, मैंने कहा अपने जितने भी क्लाइंट थे उनमें से मैंने कहा 2 आदमी मेरे पास आओ, अच्छी तरह एक एक केस को समझ लो, किसने कब कितना पैसा दिया, कैसे गया, कहाँ मिला, किस नंबर से मिला, कौन सी उसने ऐड पड़ी थी, वो सारा का सारा मटेरियल लेके मेरे ऑफिस में आओ, हम मीटिंग करते हैं इस बारे में। केस को समझा, केस की मोडस ऑपरेंडी को समझा। मोडस ऑपरेंडी यही थी उन कहते हैं ठगों की, कि वो एक न्यूज़पेपर में, और खासकर हिंदी के न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में भी नहीं, एक ऐड देते थे जिसको येलो कर देते थे, हाईलाइट कर देते थे ऐड को, और उस ऐड में यही होता था कि हम आपको कहते हैं घर बैठे बैठाए आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिलाएंगे विदाउट प्रोसेसिंग फीस, विदाउट कहते हैं प्रोसेसिंग पेपर, और बैंक की हमें कोई नहीं चाहिए, आपकी सिविल रिपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब जितना मैक्सिमम वो ट्रैप करने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, वो सारे इस्तेमाल कर रखे थे। मतलब डॉक्यूमेंट कोई नहीं चाहिए, आप प्रॉपर्टी हाँ, दो और बस, हम आपको प्रॉपर्टी पैसा के देंगे। पेपर दो, प्रॉपर्टी के हाँ, पेपर। उसके अगेंस्ट हम आपको लोन देंगे। तो मैं उनकी मोडस ऑपरेंडी समझ गया। मैंने कहा ठीक है, मेरे को वो ऐड दिखाओ। ऐड दिखाई गई। मैंने कहा उस आदमी की फोटो तो तुम लोगों किसी ने खींची नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट आदमी है, फोटो तो खिंचवाएगा नहीं अपनी। तो मैंने कहा उसका मुझे डिस्क्रिप्शन दो, बंदा कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पूरी प्रोफाइल बताओ। तो बताया थोड़ा हैवी सा है, गोरा सा है, सोने की 2-3 अंगूठियाँ पहनता है, बड़ी मोटी मोटी चेनें पहन रखी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई। हमने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 2-3 महीने लगेंगे। हमने 8 आदमियों की एक टीम बनाकर सबको एक ड्यूटी दे दी, रोज का न्यूज़पेपर पढ़ना है और इस टाइप की ऐड ढूंढनी है आपने, जो भी प्रॉपर्टी लोन के बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहते हैं और भी ऐड आती थी, सबके नंबर होते थे। हमने सबको कॉल करना शुरू किया, महीनों निकल गए। कॉल करने के बाद वो आवाज़ जो रिकॉर्ड होती थी वो हम उनको सुनाते थे।
जो हमारे क्लाइंट थे, Client थे। जिनको जो विक्टिम्स थे, जिनको ठगा गया था। एक आवाज को 4 लोगों ने आइडेंटिफाई किया, सर ये आवाज लग रही है उस आदमी की, ये आवाज उसी आदमी की है। नंबर बदला हुआ था, लोकेशन बदली हुई थी, सिचुएशन बदली हुई थी, एड भी थोड़ी सी बदली हुई थी, लेकिन आवाज पहचान ली लड़कों ने। जब आवाज पहचान ली, अब यहाँ से स्ट्रेटेजी स्टार्ट हुई कि कैसे इनको ट्रैप करके पकड़ना है। तो उसमें फिर मैं इन्वॉल्व हो गया। मैंने कहा यार, कहते हैं प्रॉपर्टी के पेपर निकालो और फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया कि बॉस, मुझे बहुत ज़रूरी पैसा चाहिए और मुझे बैंक से पैसा मिल नहीं रहा, लोन मिल नहीं रहा, बेटी की शादी करनी है, ये वो स्टोरियाँ बनाई। तो उसको लगा कि हाँ, ये आदमी एकदम फंसने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसको लगा। तो कहता ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेके मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहाँ आना है? तो कहता आप फलानी जगह आ जाओ, जब आप आ जाओगे मुझे अपनी गाड़ी का नंबर बता देना, मेरा आदमी आपको आएगा, आपको अंदर ले जाएगा, क्योंकि आप गलियों में आप ऑफिस जल्दी से ढूंढ नहीं पाओगे। मैं कहा ठीक है, पहुँचते हैं आपके पास। हमने अपने लड़कों को बोला कि मेरे ऊपर नज़र रखना कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं गाड़ी में बैठा था, एक आदमी आता है, काफ़ी अच्छा बिल्डअप, वही जो जिम की बॉडी होती है लोगों की, हट्टा कट्टा, खटखटाता है, मेरा नाम बोलता है। नेचुरली मैंने वहाँ पे गलत नाम बता रखा था। तो कहता सर आपने मिलना था। मैंने हाँ मैंने मिलना था। कहता ठीक है सर, साइड में गाड़ी लगा दीजिए और आइए मेरे पीछे। गली 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 वो मुझे उसके ऑफिस ले गया। ऑफिस क्या था, घर के अंदर, एक घर के अंदर रेंट पे 2 कमरे का घर। प्रॉपर्टी ले रखी थी और उसमें एक कमरे को बना रखा था बैठने के लिए। वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, रिसेप्शनिस्ट। शायद उस लेडी को शायद पता भी नहीं था कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो लेडी तो बस ये कॉल उठा लिया, कॉल रख दिया, कोई आ गया तो चाय पानी पूछ लिया। अंदर जनाब बैठे हुए थे। तो जैसे मैं जनाब देखा, रहे ये तो वही है बिल्कुल, क्योंकि जो बॉडी की प्रोफाइलिंग बताई गई थी, अंगूठियाँ, रंग, गोरा, ये सब हर चीज़ मैच थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अनमैच हो। मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि हाँ ये इंसान है। मैं इमीडिएटली, मैंने कहा लू जाना है आपका, वॉशरूम यूज़ करना है? कहता हाँ प्लीज़। मैं गया वहाँ से, मैंने मोबाइल निकाला, इमीडिएटली लड़कों को फ़ोन किया कि यही है, 100 नंबर पर तुम लोग कॉल करोगे, मैं नहीं करूँगा। और तुमने घर कमरा देख ही लिया? कहता हाँ हमने सर घर देख लिया। मैं पुलिस को लेके पहुँच जाऊँ। कहते सर क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना, कहना कंप्लेंट तुम्हारे को मैंने भेजी हुई है पहले, वो कंप्लेंट दिखाना, उनको ले आना, फिर मैं एसएचओ से बात करा दूंगा। कहते डन। 100 नंबर पर पुलिस आ गई कि आपने कॉल की थी? तो लड़कों ने कहा हाँ हमने कॉल की थी। क्या बात है? ये है, चलिए साथ। आए, मैं बाथरूम से निकला, उससे बातें कर रहा हूँ, इतने में धड़ 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 पुलिस वाले अंदर एंट्री कर गए। जैसे ही पुलिस वाले एंट्री किए तो जो हमें बुलाने आया था वो तो बाहर भाग गया। वो समझ गया, क्योंकि वो सब मिले हुए थे। लड़की को कुछ पता ही नहीं था, लड़की बेचारी घबरा गई कि ये कौन लोग, पुलिस वाले क्यों आ गए अचानक इतने सारे। वो समझ गया तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि नहीं नहीं मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा। मैं कुछ नहीं, यहाँ कोई बात नहीं होगी। 100 नंबर वाली पुलिस को मैंने बोला कि आप अपने एसएचओ से बात कीजिए, मैं आपको एसएचओ का नंबर दे रहा हूँ, ये केस ऑलरेडी कंप्लेंट्स हैं इसके खिलाफ, अभी एफआईआर होगी, आज ही एफआईआर होगी उस कंप्लेंट के अगेंस्ट, और इसको अभी अरेस्टिंग दिखाएंगे आप। उसको हम लेके गए थाने, तो एसएचओ साहब बैठे हुए थे। मैं कहा एसएचओ साहब, ये 3 महीने की एक्सरसाइज थी, इस आदमी को आप पकड़ नहीं सकते थे? क्या मुश्किल थी इसे पकड़ने में? तो वही एसएचओ का स्टाइल कि यार आपको पता है यार देशवर जी, इतना लोड ऑफ वर्क होता है, किस किस पे काम करें यार। तो मैं कहा एक काम करो ना, आप आपके पास जितनी कंप्लेंट आती है मेरे पास भेज दिया करो, आप तनख्वाह लो सरकार से, काम हम आपके लिए करेंगे। उसको थोड़ा बेइज्जत किया मैंने। मैं काम हम आपके लिए करेंगे बॉस, हम बैठे हैं ना मार्केट के अंदर, आप लोग सिर्फ सरकार से तनख्वाह लो। शर्म नहीं आती यार? 50 आदमी बाहर रो रहे हैं, हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रखे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी के पेपर भी रख लेता था उनके, और ऐसे बहुत से केस होते हैं। एग्जैक्टली मैं ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर रख लेता था, उन लोगों से पैसे भी ले लेता था। देखिए सोने की अंगूठियां पहन के क्या गलत तरीके का पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसको पकड़ लिया, उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई, फिर उसको जेल भेज दिया गया। फिर उनका काम चलता रहा, पुलिस अपना काम करती रही, जो लीगल करती है उसके खिलाफ करते हैं एफआईआर करके। तो इस तरीके के काफ़ी हमने केस किए, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो अभी 35 ईयर्स के प्रोफेशन में मैं कम से कम 40 लोगों को जेल भेज चुका हूँ इन्वेस्टिगेशन करके। ये मुझे जब सब लोगों को पता चला कि मैं एक डिटेक्टिव का पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे स्पेशली पूछा कि बहुत सारे केसेस में, चलो आप ये कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये डिटेक्टिव है, लेकिन जिन लोगों को आप पकड़वाते हैं वो कभी ना कभी छूट के बाहर भी आते होंगे।
तो आपको ऐसा कभी हुआ है कि धमकी मिली हो, थ्रेट मिला हो, या फिर आप पे कोई जानलेवा हमला हुआ हो? ऐसा कुछ हुआ है कभी? देखिए, जानलेवा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट खूब मिली है और थ्रेट मिलती भी हैं, पुलिस वालों को भी मिलती हैं। हम जिस तरीके के प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में अगर आप ये उम्मीद करें कि आपको कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। इवन मेरे ऑफिस के अंदर आके भी 5-5 लोगों ने मुझे थ्रेट दी हैं। अब मेरा ऑफिस, तो आप लोग नहीं आए हो, तो मेरा अपने ऑफिस को इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर मेरे कमरे में कोई आ गया तो मेरी मर्जी के बिना वो जा तो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा आपने स्पेशली डिजाइन करवाया है? हाँ, नहीं, वो है ही स्पेशली। वो डिजाइन क्या करवाया था, वो डिजाइन हो गया अपने आप, क्योंकि मेरा ऑफिस मेन रोड पे 4 मंजिल के अंदर है। तो पहली मंजिल पे स्टाफ बैठा हुआ है, दूसरी मंजिल पे दूसरा स्टाफ बैठा हुआ है, तीसरी मंजिल पे तीसरा स्टाफ बैठा हुआ है, 4th मंजिल पे मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। मेरे रूम में कोई जब आ जाता है तो नेचुरली लॉक ऑटोमेटिक होते हैं, आपने बंद कर दिया, यहीं से आप खोलेंगे। लेकिन इस लॉक को भी अगर आप खोल लेंगे तो आपको इस लॉक से सीढ़ी से 3 मंजिल नीचे उतरना है, तो हर मंजिल के ऊपर गेट है। तो अगर मैंने एक बार भी बटन दबा दिया कि सारे गेट बंद कर दो, तो वो यहाँ से गेट खोलने के बावजूद भी नीचे तक नहीं पहुँच सकते, पुलिस आई जाएगी। तो मुझे थ्रेट दिया गया, तो मैंने कहा आपको जो करना है करिए, 4 आदमी हो, लेकिन जा नहीं पाओगे बॉस, यहाँ से कूदोगे तो हो नहीं है 4 मंजिल से। आप मेन रोड पे बिल्डिंग है, 4 मंजिल से आप कूद तो सकते नहीं, पुलिस ही आपको यहाँ से अरेस्ट करेगी। ये आप जा सकते हो आराम से, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपके अगेंस्ट मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने गलती की थी, मैंने एविडेंस लगाए, आपको पता चल गया। हम लोग इसलिए बैकडोर पे काम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बैकडोर पे इन्वेस्टिगेशन करें, इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को दें, किसने इन्वेस्टिगेशन की है, किस लड़के ने इन्वेस्टिगेशन करी है, कभी क्लाइंट को पता नहीं होता। ऑपरेशन जो स्टाफ है हमारा वो कहीं और बैठता है। ये सारी चीज़ें प्रोफेशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। काफी सीक्रेटली? हाँ, काफ़ी सीक्रेटली करनी पड़ती हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे जाते हैं, मेरा रूट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर हैं। अगर आप पुलिस के बारे में समझें तो मान लीजिए कोई पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो वो हमेशा 2 हथियार रखता है, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर। क्योंकि पिस्टल जब आप लॉक करते हो तो कई बार गलती से दोबारा लॉक कर दी तो गोली में गोली फंस जाएगी, लेकिन रिवॉल्वर में कभी कोई गोली नहीं फंसती है। रिवॉल्वर रिवॉल्व करती है, एक भी गोली चलेगी, दूसरी भी गोली चलेगी, तो और गोलियां वहां गिरेंगी भी नहीं, तो कोई एविडेंस भी नहीं छूटेगी। तो एक अच्छा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमेशा 2 हथियार रखेगा। उसकी वजह यही है कि वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, अपना एक्स्ट्रा बचाव कर रहा है। तो ऐसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका लंबा टाइम एक प्रोफेशन में हो चुका है, तो नेचुरली उसने हजारों लाखों केस किए होंगे, तो उसके ऊपर थ्रेट भी होंगी। जब थ्रेट होंगी तो उसको पता है कि मुझे हर बार एक ही रूट से नहीं जाना है, हर बार एक गाड़ी यूज़ नहीं करनी है, हर बार एक टाइम से नहीं निकलना है, हर बार एक टाइम से नहीं पहुंचना है। मुझे जब जाना है तो मेरे आगे पीछे कोई ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं। ये आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है, और ये तभी होता है जब आपको पता है कि आपने कुछ ऐसे केस किए हैं जो आपको थ्रेट देंगे। हर केस में तो कोई थ्रेट है नहीं, तो कुछ ऐसे केस होते हैं जिनकी थ्रेट आने की उम्मीद होती है, तब आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्राइवेट डिटेक्टिव को भी डिटेक्ट करना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कोई कैसे कर सकता है। हम कैसे लोगों को पकड़ते हैं, तो कोई हमें कैसे पकड़ सकता है। क्या ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी भी जासूसी करवाई हो? ऐसा मुझे कई बार लगा है, ऐसा मुझे कई बार लगा, क्योंकि जब कॉल्स आती हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, आपसे मिलना था, इस तरीके की कई कॉल्स आती हैं। वो कॉल्स हमारी निशाने पर रहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कॉल सिर्फ ये चेक करने के लिए की गई है कि मैं कहाँ पर हूँ और कब हूँ और कब तक बैठूंगा, आप कब तक बैठेंगे। वो कभी आए नहीं, कभी उन्होंने दोबारा कॉल की नहीं, वो नंबर हमने स्पेशल रख लिए ज़िंदगी भर के लिए कि इस नंबर के ऊपर कभी इन्वेस्टिगेशन ओपन की जाएगी, कब कुछ हो जाता है अगर हमारे साथ तो ये सब चीज़ें तो स्मार्टली हमें मूव करना पड़ता है। ऐसा तो मोस्टली सिक्स सेंस आपका यहाँ काम करता है, ऐसा? देखिए, प्राइवेट डिटेक्टिव के पास इंटेलिजेंस तो थोड़ी बहुत तो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, थोड़ी बहुत तो ज़्यादा होगी। एनालिटिकल स्किल भी हमारे पास ज़्यादा होगी, हम एनालिसिस भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तभी हम इस प्रोफेशन में टिके हुए हैं। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम इस प्रोफेशन के लायक नहीं हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन के हर प्रोफेशन में कोई क्वालिटी होनी चाहिए उस इंसान के अंदर, उस प्रोफेशन को लीड करने की। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके पास, एनालिसिस आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप समझ सकते हैं, आप हमेशा अलर्ट रहते हैं, आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं, आप लोगों को जल्दी समझ सकते हैं, लोगों के हाव भाव को देखकर समझ सकते हैं क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, कैसे रिएक्शन आने वाला है, तब आप इस प्रोफेशन के लायक हैं। अदरवाइज ये प्रोफेशन इतना ईजी तो नहीं है। इजी बिल्कुल नहीं है। और जब मैंने आपकी प्रोफाइल रीड की
तो मैंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस देखे, जो कि मैंने अब स्टार्टिंग में आपसे सवाल भी किया था। एक केस जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, नितिन गडकरी होम डिबक केस, क्या था वो? देखिए, काफ़ी साल पहले नितिन गडकरी हैं, हमारे एक एंटोनी हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे, और कहते हैं आपके अ, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे उस वक्त। हम्म। इन सबके यहाँ पे कहीं ना कहीं बगिंग हुई हुई थी। बगिंग को आप बगिंग का थोड़ा सा मतलब, एक्सप्लेन। हाँ मैं बगिंग बताता हूँ। बगिंग का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो आपके इस कमरे में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रही है। होता क्या है कि एक छोटा सा बग है, उसका साइज हो सकता है कि हार्डली जो आपकी 50 पैसे का कॉइन होता है उससे भी छोटा हो, और वो आपने कहीं चिपका दिया, कहीं लगा दिया, तो जो वो फिल्मों में हम देखते हैं जिसमें आवाज रिकॉर्ड हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल वो इटसेल्फ रिकॉर्ड हो रही है, और एक यूएचएफ हाई डिवाइस सिक्योरिटी, आता हाँ है। हाँ, यूएचएफ फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो वो क्या है कि यहाँ से वो वॉइस को ट्रांसमिट कर रहा है 100-200 मीटर के एरिया में। तो आपने यहाँ बगिंग कर दी, बगिंग के अंदर एक आपने सेल लगा दिया। वो बगिंग करने के बाद जो वहाँ उस कमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स जो बातें हो रही हैं, जो कन्वर्जेशंस हो रही हैं, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे एक बग लगा हुआ है। तो ये बग हम दोनों की बातों को कहीं ट्रांसमिट कर रहा है, और तीसरी जगह भी कोई सुन सकता हाँ, है। और वहाँ पे कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है और सुन भी रहा है बिल्कुल उसी वक्त। ठीक है, ये हुआ बग। अब हुआ क्या कि जब प्रणब मुखर्जी के यहाँ पे बगिंग हुई तो मुझसे पूछा गया कि देशवाल जी, बगिंग कैसे हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, आप इस पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो। ये मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, कौन आया आपके पास कि आप ही इस चीज का पता लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत हाई सेंसिटिव का मैटर है ये, क्योंकि जहाँ बगिंग हुई है वो अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई आदमी नहीं पहुंच सकता आसानी से, और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? वो इंटरनेशनल स्पाई को चाहिए, दूसरे देश के लोगों को चाहिए कि एक वित्त मंत्री अपने ऑफिस में क्या प्लानिंग कर रहा है, एक कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस में क्या प्लानिंग कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन किसी आम आदमी को नहीं चाहिए। तो नेचुरली जब इस तरीके का केस होगा तो जो क्लाइंट होंगे वो कौन से होंगे, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते। आप समझ सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं। तो मुझसे ये पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि वहाँ सच में बगिंग हुई थी? तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कमरे के अंदर 15 जगह चिंगम चिपकी हुई, एक्चुअली चिंगम चिपकी हुई थी, कहते हैं उनके प्रणब मुखर्जी के ऑफिस के अंदर टेबल, कुर्सी, बेड, जहां जहां कहते हैं चिपकाई जा सकती वहां चिपकी हुई थी। अच्छा, मतलब एक कई सारे बग थे। हाँ, कई सारे सारे बग बग थे, थे, एग्जैक्टली। च्युइंगम में डाल के लगाए हुए थे। नेचुरली होता क्या है कि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और बग वहां लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ट्रांसमिट बढ़िया ना मिले, और कहते हैं जो ऑडियो कहते हैं क्वालिटी वो इतनी बढ़िया ना मिले। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बग को जितना नियरेस्ट रखा जाए, कहते हैं कन्वर्जेशन वाले करने वालों के पास, उतना ज़्यादा क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो कई जगह चिपकाया गया, क्योंकि ऑफिस तो छोटे होते नहीं है। एक बड़ा, बड़े। एक ये रूम है, एक बड़ा रूम है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है, एक मीटिंग रूम है, तो अब कहाँ बातें होने वाली हैं किसी को पता नहीं ना, तो जगह जगह बगिंग की गई थी। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने जगह चिंगम चिपकाए गए हों। फिर मैंने पूछा कुछ ऑफिसर से कि भाई वो चिंगम कहाँ है? तो कहा सर हमने वो डिस्ट्रॉय कर दी। मैंने कहा बेवकूफ़ों, वो केस प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना था। कहते सर उससे आप क्या निकाल लेते? मैंने कहा बॉस, उसे ये पता चलता कि वो चिंगम कौन खा रहा था, उसके अंदर लार्वा था, उस लार्वा को चेक कराया जा सकता था, सलाइवा था, उसके अंदर सलाइवा को चेक कराया जा सकता था कि उस सलाइवा किसका है। वहाँ पे 1 करोड़ आदमी थोड़ी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हो सकता है उनको कहीं ट्रैप करके किसी इंटरनेट से स्पाई ने उनको कहा हो कि चिंगम को चिपकाना और अपना जेब से बग निकालना और वहाँ चिपका देना, बस तुम्हारा इतना ही तो काम है। तो जब वो चिंगम खा रहा है तो उसमें उसका सलाइवा है ना, तो वो सलाइवा हम कहते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज से पता कर सकते हैं ना किस इंसान का है। तो हमारे पास एक लीड थी, नंबर 1। नंबर 2, जो चिंगम है, उस चिंगम पे जो भी बग लगाया गया है वो बग का इंप्रेशन आएगा, तो उस बग के अंगूठे का इंप्रेशन से, या हाँ जिससे भी लगाया है। बिल्कुल, तो उस इंप्रेशन से पता चलेगा कि वो फिंगरप्रिंट। बग किस क्वालिटी का है, चिपकाने वाला कौन है, उसके फिंगरप्रिंट भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों की बेवकूफी की वजह से खत्म हुई, क्योंकि तो आपने चिंगम सोचा तो चिंगम है, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, वो केस प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद फिर कई जगह ऐसा हुआ, फिर मेरी हर जगह मेरी सेवाएं ली गई कि भाई आप पता करो। तो हमने काफी कुछ किया, उसमें जो भी हमने रिपोर्ट देनी थी। तो जो वो बग्स थे, वो जिसने भी लगवाए थे, और आपने जब इस चीज की रिपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आइडिया होगा कि आप
ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो इंटरनेशनली भी कोई इस बात की चेकिंग कर रहा है तो उसे आइडिया होगा कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है, इनके पास ये केस है। तो क्या उन्होंने इससे आपको प्रेशराइज नहीं किया कहीं से, या फिर कुछ ब्राइब वगैरह देने के लिए अप्रोच नहीं किया कि आप अपनी रिपोर्ट चेंज कर दो या कुछ भी झूठ वूठ बना दो? थ्रेट्स आने शुरू हो गई थी, क्योंकि हुआ क्या कि जैसे मेरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थी वो पहुंची और वो मीडिया में कहते हैं वायरल होने लगी। उस वक्त स्टार न्यूज़ हुआ करता था, स्टार न्यूज़ पे एबीपी जो आज स्टार न्यूज़। एग्जैक्टली उस हाँ, वक्त दीपक पहले। चौरसिया जी थे, हम्म। तो बहुत मेरे केस को उठाया गया, बहुत हर जगह इन्वेस्टिगेशन। एनडीटीवी में मेरे कहते हैं काफी रवीश की रिपोर्ट आया करती थी। रवीश कुमार, हाँ। आज से कम से 15-20 साल पहले, तो उन्होंने मेरे कहते हैं इसका केस को उठाया, कई मिनिस्टरों से मेरे डिस्कशंस हुए। तो होता क्या है कि कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कोई चीज़ मिले तो आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हो सकता है केस प्रॉपर्टी में पता नहीं क्या क्या निकले। कई बार ऐसा भी होता है कि सबको पता होता है कि कौन करवा रहा है, उस पे नज़र रखने के लिए उसको ओपन नहीं किया जाता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे किसने बग लगाया। मैं इमीडिएटली उसको पकड़ूंगा तो उसके आगे की जो रूट्स हैं उनको नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे सब जानते भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप भी हो जाते हैं, हम आगे काम करते रहते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल है। तो जब आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना, और पहले जैसे हम मूवीज में देखते हैं, विद्या बालन की एक मूवी थी बॉबी जासूस, अलग अलग वो कैरेक्टर जो है वो चेंज करती रहती थी, कभी भिखारी बन गई, कभी कुक बन गई, कभी धोबी बन गई, कभी कुछ। क्या ऐसा वाकई होता है कि आप लोग भी अपना कैरेक्टर चेंज करते रहते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले? देखिए, जब हम बात करते हैं कैरेक्टर की और खासकर मूवी के अंदर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मूवी किसके लिए बनती है। मूवी बनती है इंटरटेनमेंट के लिए। और आपको हंसी नहीं आती है कि मूवी के अंदर जो विद्या बालन बन रही है, आप तो पहचान रहे हैं उसको कि वो विद्या बालन है, आपको तो साफ पता चल रहा है, ऑडियंस को भी साफ पता चल रहा है। उसमें जो कैरेक्टर काम कर रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है। तो क्या ऐसा होता है? असल में आप गेटअप बदल सकते हैं। गेटअप में क्या है कि अगर मैं हूँ, आज मैंने हैट पहन रखा है, हो सकता है मैं टोपी पहन लूँ, हो सकता है मैं गोल टोपी पहन लूँ, हो सकता है मैं चश्मा बदल लूँ, हो सकता है मैं दाढ़ी का स्टाइल बदल लूँ, हो सकता है मैं क्लीन शेव हो जाऊँ। ये गेटअप तो बदले जा सकते हैं। लेकिन आप सोचो मैं विग लगा लूँ बड़ा सा, मैं दाढ़ी लगा लूँ बड़ी सी, और मेरा गेटअप बदल जाएगा। तो लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो अगर बड़ी दाढ़ी लगा के मैं अगर रोड पे चलूँ तो कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। आदमी की तो बात छोड़ दो, आदमी तो जब पहचानेंगे तब कुत्ते पहचान लेंगे, जानवर पहचान लेगा ये आदमी कुछ गड़बड़ है। तो आपको ये समझना होगा कि जो मूवीज के अंदर दिखाया जा रहा है वो डिटेक्टिव नहीं है। डिटेक्टिव आपकी तरह, हमारी तरह ही ह्यूमन बीइंग है, रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी के माथे पे तो जासूस लिखा नहीं हुआ भाई, किसी के माथे पे जासूस नहीं लिखा, किसी की जेब में कोई ऐसा लेटर नहीं है कि ये जासूस है। उसकी जो हरकतें हैं, जो उसका तरीका है, उसी से तो पता चलेगा कि यार ये सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाला आदमी है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जगह पे खड़ा है और उसके पास उसका एक्सक्यूज है कि वो वहां क्यों खड़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है और उसके पास एक्सक्यूज नहीं कि वो वहां क्यों खड़ा है, वो फंसेगा ही फंसेगा। ये प्राइवेट डिटेक्टिव का सबसे पहला रूल है कि आप कहां पे क्यों हो। इसका आंसर अगर आप अच्छा दे सकते हो, मान लीजिए किसी घर के पास कोई आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कोई आपके पास आता है, भाई आपको कल भी देखा था, आप आज भी यहाँ खड़े हो, क्या चक्कर है? अब आपके पास कोई आंसर नहीं है, आप फंस गए। सामने वाले को शक हो गया भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप वहां पे बेहतरीन आंसर दे रहे हो कि मेरा दोस्त था, वो यहाँ रहता था, मेरे को शादी का कार्ड देना, अपनी बहन का कार्ड भी आपने हाथ में रखा हुआ है, उस पर डेट क्या है, बाजार से कार्ड कितने में छपता है, 50-100 रुपए में एक नकली कार्ड छपवा लो, उसके आसपास के किसी दोस्त का नाम लिखवा लो, डेट लिखवा लो, वहां पे खड़े हो जाओ। आपके पास कितना जबरदस्त एक्सक्यूज है। मतलब आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा बजाय कैरेक्टर चेंज करने के और कपड़े वपड़े बदलने के। कैरेक्टर भी चेंज करते हो तो आप कैरेक्टर सामने वाले कहते हैं जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग करते हो। मान लो जी मुझे किसी स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का। आपको उसके लिए कोई गेटअप की जरूरत नहीं है, सिंपल से कपड़े पहनने हैं, बस वहाँ कुर्ता पजामा नहीं जाना पहनना है। अगर आप किसी गांव में इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको वहाँ पे पेंट सूट में नहीं जाना, आपको वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन लोगे, चप्पलें पहन लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगोगे। आप किसी स्टेडियम में देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे ट्रैक सूट पहन लोगे तो जल्दी मर्ज हो जाओगे लोगों के अंदर। जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उन्हीं लोकल लोगों के अंदर मर्ज होना अगर आप जानते हो, उन्हीं के गेटअप के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑल। कोई जरूरत नहीं है आपको स्पेशल चश्मा, स्पेशल दाढ़ी, स्पेशल कुछ लगाने की, बस आप मर्ज होना सीख जाइए। जैसे आप मर्ज हो जाएंगे,
अब मैं पीले सोफे पे बैठा हूँ, पीले कपड़े पहन लूंगा, मैं मर्ज हो जाऊंगा। ब्लैक हूँ, मैं अलग नजर आ रहा हूँ। सिंपल से लॉजिक है। तो आप अगर मर्ज हो रहे हैं अपनी सिचुएशन में, आप बेस्ट डिटेक्टिव हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास एक्सक्यूजेस हैं वहां खड़े होने के, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, 30 साल से भी ज्यादा का समय, अलग अलग तरह के आपने केस सॉल्व किए हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो पुराने टाइम में जो केसेस थे, ठीक है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या था, जो नए टाइम का जो केसेस है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और इसको मैं एज ए स्टोरी जानना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक पुरानी स्टोरी बताएं, एक नई स्टोरी बताएं, और फिर मेजरली आपने उन पे कैसे काम किया और क्या रिजल्ट निकल के आया। उस टाइम कितना टाइम लगा, इस टाइम कितना टाइम लगा, 2 केस का मैं कंपैरिजन चाहूंगी, नए और पुराने में। देखिए, पुराने जमाने में एक प्रॉब्लम बहुत सॉलिड थी। पुराने जमाने में इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा टफ थी, क्योंकि आपके पास किसी की मूवमेंट को पकड़ने के लिए ज़्यादा तरीके नहीं थे। भाई तब लोग कहाँ मूव करते थे, ना लोगों के पास मॉल थे, ना पिक्चर हॉल्स थे। एक आध पिक्चर हॉल हुआ करता था, घरों में टीवी नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी लोगों के पास, मोबाइल नहीं थे, पब नहीं थे, मॉल नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मूवमेंट कहाँ होती थी? मूवमेंट होती थी, कोई लड़की अगर किसी के साथ अफेयर करी तो अपनी दोस्त के यहाँ चली गई, किसी दोस्त कोई अफेयर कर रहा है वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया, कोई किसी पार्क में जाके बैठ गए। उस जमाने में पार्क कहते हैं आशिकियाँ हुआ करती थी, आज जो मॉल में आशिकियाँ हुआ करती हैं, आजकल जो पब में आशिकियाँ हुआ करती हैं। जमाने बदल गए। उस जमाने में इन्वेस्टिगेशन जब आप करते थे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते थे? उसके आसपास के लोगों से। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता था उसकी मूवमेंट आसपास के, उसका दोस्त बहुत अच्छे होते थे। कोई किस्सा बता सकते हैं आप? थोड़ा मुश्किल होगा उस किस्से को बताना, क्योंकि उसके लिए मेरे को एकदम याद नहीं आ रहे हैं किस्से, लेकिन हाँ एक केस याद है। उस जमाने में हम एक लेडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और क्लाइंट चाहता था कि एविडेंस ला के दो मेरे को। अब उस जमाने में एविडेंस कहाँ से ला के दें? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी। भाई ऑडियो वीडियो तो होता ही नहीं था उस जमाने में। आपके मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर 1992 95 के आसपास या उससे बाद आए हैं। मोबाइल आपका कब आया? 95 के आसपास आया होगा। तो आपके मोबाइल में रिकॉर्डर नहीं थे तब। एक कहते हैं आपका आया करता था रिकॉर्डर, सोनी का एक छोटा सा रिकॉर्डर आया करता था, 2 सेल डल जाते थे, 2-3 घंटे रिकॉर्ड करता था, पतला सा। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा होता था। फोटो खींचते थे, जब उसे धुलवाते थे तो पता चला यार वो तो फोटो ही नहीं खींची जो हमने खींचनी थी। क्योंकि आप फोटो खींच रहे हो, आपको तो नहीं पता ना, आप उसको तो देख नहीं सकते थे। आज तो आप मोबाइल में 50 फोटो खींचोगे, 1 मिनट में देखोगे, भेज भी दोगे। उस जमाने में तो फोटो खींच ली तो आपको तो 10 दिन के बाद धुलवाने के बाद पता चलती तो फोटो ही नहीं आई। अच्छा। भाई हाँ। नेचुरली और रील वाला कैमरा होता हाँ था। रील वाला कैमरा होता था। अब आप लोगों ने तो चीजें देखी भी नहीं होंगी। आज से इतनी पुरानी बातें हैं, 30-25 रील वाले साल। जो मम्मी पापा के कैसेट्स होते हैं उनमें हमने थोड़ा बहुत नहीं, देखा है। कैसेट्स एक अलग चीज होती थी। जब हम नेगेटिव धुलवाते थे, रील को धुलवाते थे, 40 फोटो में बनती थी। उसके अंदर बहुत कॉस्टली भी पड़ती थी वो हमें, और उसमें हमें 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता था। रील डाल देंगे, उसको धोएगा, डेवलप करेगा, सुखाएगा, फिर उसमें से फोटो निकालेगा, फिर हमें फोटो देगा। इसमें एक लंबा टाइम निकलता था और पता चलता था कि यार वो एविडेंस भी नहीं मिली। तो उस जमाने में यही हुआ हमारे साथ। हमने उस लेडी की इन्वेस्टिगेशन की, उसके कनेक्शन पकड़े, फोटोग्राफ खींचे, कोई फोटो नहीं आई। क्लाइंट हम पे कहते हैं राशन पानी लेके चढ़ गया कि यार क्या है तुम लोग काम करते हो, एक फोटो तक नहीं दे और ये पाए। इन्वेस्टिगेशन कौन, उनके हस्बैंड ही करवा रहे थे? नेचुरली उसके देखिए ये अफेयर, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये दुनिया जब से है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक मेल और एक फीमेल। इन्हीं के आसपास पूरी दुनिया घूम रही है। सारी प्रॉब्लम्स, सारी खुशियाँ, सारी तकलीफें इन्हीं के आसपास घूम रही हैं और कहीं नहीं घूम रही हैं। हर चीज़ में कोई मेल फीमेल कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो जब हमारी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं यही 2 लोगों में से कोई हमारा सब्जेक्ट होता है, कोई हमारा क्लाइंट होता है। चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे फादर इन लॉ के रूप में आए, चाहे हस्बैंड के रूप में आए, चाहे ब्रदर के रूप में आएंगे, तो यही हमारे पास, तो यही हमारे क्लाइंट है। तो वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ पे हमें एविडेंसेस नहीं मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस ज़माने में इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ होती थी। तब जाके कहीं हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, ऑडियो रिकॉर्डिंग दी हमने क्लाइंट को, तब उसको सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन उसमें हमें बहुत लंबा टाइम लगा, वहाँ ट्रैप करना पड़ता था, वहाँ उसके दोस्त जो आसपास होते थे उनको ट्रैप करना पड़ता था। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ उपलब्ध है। आज का एक केस बताता हूँ मैं आपको कि वो जो केस था उसमें तो हमें बहुत टाइम लगा और उसमें हम शुरू में सॉलिड एविडेंस नहीं भी दे पाए, लेकिन इतनी एविडेंस दे दी कि उसका शक दूर हो गया कि हाँ मैं शक सही कर रहा हूँ, वाइफ मेरी कहीं इन्वॉल्व है, अफेयर है उसका कहीं। हाँ, उस जमाने में अडल्ट्री थी, अब तो अडल्ट्री भी नहीं है ना। हर चीजें वक्त के साथ बदलती चली गई हैं।
उस जमाने में अडल्ट्री प्रूफ हो जाती थी, आजकल अडल्ट्री कोई प्रूफ ही नहीं है, अडल्ट्री मतलब लीगल ही नहीं है आज की तारीख में। अडल्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक कमरे के अंदर कुछ की गई एक्टिविटी को अडल्ट्री कहा जाता है। घूमना फिरना, किसी के साथ ठहरना, हक करना, किस करना, दिस इज नॉट अ अडल्ट्री, दिस इज अ मेंटल क्रूरल्टी फॉर डाइवोर्स। तो अब हमारे पास एक केस आता है, उसमें फिर वही बात आती है कि इंसानियत को समझें, कि एथिक को समझें। यहाँ पे हम लोग हमेशा एक बेस्ट डिटेक्टिव इन दोनों चीज़ों में उलझा रहता है, मैं भी हमेशा उलझा रहता हूँ कि पहले यार इंसानियत निभाऊँ कि वर्क एथिक्स निभाऊँ। ये जनाब हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी एक महिला दोस्त है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ और 3 साल से हम लोग बहुत अच्छा टाइम गुजारा है हम लोगों ने, हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ सब ठीक है। मैंने अपने मदर फादर से नहीं मिला इस लेडी को, तो देशवाल जी मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके बता दीजिए। तो मैं कहा यार ये क्या बात हुई, 3 महीने से जिस लेडी को आप डेट कर रहे हैं उससे मैं 3 साल से सॉरी, तो मैं उसे उसके बारे में क्या बता पाऊंगा, आपको ज्यादा पता होगा। कहते नहीं मैं ना 3-3 महीने के लिए 6-6 महीने के लिए इंडिया से बाहर चल जाता हूँ काम की वजह से, और पिछली बार तो मैं 1 साल बाहर था। तो उस वक्त उसके जो मूवमेंट हुई होंगी या उसके कहीं कोई ऐसे कॉन्टेक्ट बने होंगे, तो मैं कहा विश्वास भी कोई चीज होती है। मतलब लोग इस तरह का भी डिटेक्टिव को हायर करते हैं कि आप मेरे जो स्पाउस है होने वाले उनका ये बहुत उनकी ज्यादा जासूसी करें। अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से ये मर्डर्स केस आने शुरू हुए ना, जब से रिपोर्ट होने शुरू हुए कि महिला ने 5 महीने के बाद अपने आदमी हस्बैंड को मार दिया अपने प्रेमी की वजह से। ये जो राजा रघुवंशी केस है राजा उसके बाद रघुवंशी बढ़े हैं। राजा रघुवंशी से पहले भी जो ड्रम में डाल दिया, सांप से कटवा दिया, पता नहीं कैसे कैसे केस आने लगे जो जो हमने कभी सुने नहीं थे अपनी लाइफ के अंदर। तो इस टाइप के केसेस आने लगे हैं तो लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को डर बैठ गया है। लोग सोचते हैं कि कम से कम मेरी वाइफ सोनम जैसी ना हो, मेरी वाइफ फलानी जैसी ना हो कि सांप से कटवा दे और दिखाए कि और दे जहर और फिर दिखाए सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दे सीमेंट के, हस्बैंड को मार के जमीन में गाड़ दे अपने ही घर के अंदर। इतनी क्रूरल्टी, इतना घटियापन इंसान के अंदर, तो लोग तो घबराएंगे। तो प्री मैट्रिमोनियल फिर पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अगर आपने प्री मैट्रिमोनियल मतलब शादी से पहले आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई और शादी कर दी और उनके अफेयर हैं कहीं, हस्बैंड के साथ आपको लगा मज़ा नहीं आ रहा जीने का, क्योंकि आप नेचुरली एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े होते हैं जिस इंसान को आपने पहले कभी देखा नहीं होता। हो सकता है कि उसकी आपने ऊपरी तौर पे पर्सनैलिटी को पसंद किया हो, लेकिन इंटरनल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पे लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, ये वो कोशिश नहीं करते हैं कि इसकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है इसको मैं अपने अकॉर्डिंग क्यों ना डेवलप करूँ। वो कहते हैं या नहीं, जो इंसान मेरे साथ चल रहा था आज से 2 साल पहले वो ज़्यादा बेहतर था। वो मॉरल वैल्यू भूल जाते हैं, वो अपने परिवार को भूल जाते हैं, वो बस उसी चीज़ को याद रखते हैं और फिर उसके साथ कनेक्शन में दोबारा आ जाते हैं। और यही पोस्ट मैट्रिमोनियल की नींव पड़ती है। पोस्ट मैट्रिमोनियल की जब नींव पड़ती है तो नेचुरली उसका जो रूपा कहते हैं आप जिसका फाइनल कहोगे, अंत जिसका कहोगे, दुखदायी होता है, दुखदायी, बहुत दुखदायी देखे होता है। केस। हाँ, त्याएं होती हैं। तो मेरे पास ये जनाब आए और कहते हैं कि 3 साल से मैं डेट कर रहा हूँ संजीव जी और मैं काफ़ी टाइम बाहर रहता हूँ, आप एक बार ये पता करके दीजिए कि लेडी ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं ठीक है, जब आप कह रहे हो तो कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको विश्वास करना चाहिए था, आप तो 3 साल से डेट कर रहे हो तो काफ़ी बेहतर जानते हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो मैं कहा 1.5-2 महीने लगेंगे इसके अंदर। कहता डन। हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। वही इन्वेस्टिगेशन, पैटर्न समझना, पैटर्न पढ़ना, लड़की कब निकलती है, रात को निकलती है, दोपहर को निकलती है, क्या उसका काम करने का तरीका है। तो हमने देखा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि लेडी जब शाम को अपने ऑफिस से निकलती है तो अपनी गाड़ी को कहीं लगाया पार्क में और किसी और गाड़ी में बैठ गई और फिर उसके साथ वो गाड़ी चली गई। कहीं बैठे हैं, कभी ठेके पे जा रहे हैं, कभी बार में जा रहे हैं, कभी आहते में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी कई मूवमेंट्स पे हमने पकड़ी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मूवमेंट्स अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग लोगों के साथ हो रही हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो गलत है, जो इस होने वाले हस्बैंड को शायद नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको पता है कि लेडी ड्रिंक करती है? कहता नहीं, वो तो कभी ड्रिंक नहीं करती थी। कोई बात नहीं, आपको दिखा? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। क्योंकि हम अपनी फाइनल रिपोर्ट से पहले, कोई भी एनालिसिस करने से पहले, अगर हम कोई किसी तरह की रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट यहाँ पे कई बार बौखला जाता है और कई बार अपने मुंह से लूज टॉक करते हुए अपने पार्टनर को बताता है कि मुझे तो पता है, तुम तो पीने लगी हो।
अब ये बात अगर गुस्से मान गुस्से लो में पता बोल चल रहे जाए गुस्से में कि मैं पीने लगी हूँ, ये बात मेरे इसको कैसे पता है बॉस, तो इसका मतलब कुछ तो है मेरे आगे पीछे, तो फिर वो अलर्ट हो जाएगी। आपको इन्वेस्टिगेशन करने में टफ प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो लेट मिलेंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को पूरा केस खत्म होने के बाद ही इन्फॉर्मेशन दें, उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन ना दें। काम चल रहा है, आपने राइट हैंड में अपना केस दे रखा है, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। मैंने टीम को कहा कि थोड़ा क्रॉस चेक करो कि यार ये सच में हो क्या रहा है। सिर्फ वो मिलते ही हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ और भी क्लोजनेस है। तो वहाँ पे आपको हैरानगी होगी कि कुछ हमें ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट मिली जो एक्सेप्टेबल नहीं थी शादी के अंदर। वो वीडियो में आ गई, हमारे पास रिकॉर्ड में आ गई। जब रिकॉर्ड में आ गई तो मैंने अपने क्लाइंट को फ़ोन किया कि भाई टाइम निकालिए और मिलिए आप हमसे। कैसा कुछ मिला? मैं कहा हाँ मिला है, आप आइए। क्लाइंट आया, बताइए देशपाल जी। तो नेचुरली पहले अपनी फ़ीस ली जो लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार उसके बाद फीस क्लाइंट लाऊंगा कल दूंगा, ये सब चीज़ चलती हैं। हर बिजनेस के अंदर अपने अपने तरीके हैं। तो हमने पूरी फीस ली, क्लाइंट को हमने पूरी डिटेल्स दिखाई और सब वीडियोस दिखाई। तो क्लाइंट हैरान हो गया कि यार रोने लगा। तो बोला कि संजीव जी आप क्या सजेस्ट करते हो? तो यहाँ हमारा काउंसलिंग पार्ट भी है। तो मैं कहा देखो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आप बीच में 1 साल बाहर रहे हो, उसकी कुछ नीड्स रही होंगी, पहले आपसे पूरी हो रही थी, अब वो कहीं और पूरी हो रही हैं। तो ये जो आपका पार्टनर लॉयल तो नहीं है आपके लिए, ये समझ लो। अब मुझे नहीं पता आप कितना प्यार करते हो, हर आदमी की अपनी प्यार करने की क्षमता अलग है ना। कोई तो कहता है मेरी बीवी कैसी भी हो मुझे एक्सेप्ट है, कोई कहता है मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं, वो किसी से बात भी करे। हर आदमी की अपनी सोच है। आप कितनी इसको कहते हैं वो देते हैं, आज़ादी देते हैं। तो बोला कि नहीं संजीव जी मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा मुझे भी लगता है कि आप इससे शादी ना करें और इस रिश्ते को ख़त्म करें। अब आप कहता है ठीक है डन, आप ही मेरे को डिटेल्स दे दीजिए। अब यहाँ पे आता है एथिक और एज अ एक इंसानियत। तो मैं कहा ये जो फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं ये आपके लिए नहीं है, आपको क्यों देनी? आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि ये लेडी का कैरेक्टर ये है। मेरी काउंसलिंग पार्ट ये कहती है कि आप शादी ना करें तो बेहतर होगा, फिर भी आप करना चाहते हैं तो ये आपकी कॉल है, आप कुछ भी करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखा दी है, मेरिट दिखा दिया केस का, एविडेंस भी दिखा दिया है, लेकिन ये आपको एविडेंस दिया नहीं जा सकता। कहता नहीं नहीं आप कितना भी पैसा लीजिए, ये एविडेंस तो मुझे दीजिए। मैं कहा बॉस नो इज़ इनफ, ये एविडेंस आपके लिए नहीं है। तो नो नहीं 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 आपने कहा था मैं आपको एविडेंस दूंगा। मैं कहा दूंगा नहीं, बताऊंगा और दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं अपनी तरफ अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दिखाता और ये सब वर्बली बोलता तो आप विश्वास नहीं करते ना। आप कहते जबकि आपको तब भी विश्वास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन हम उसके रिकॉर्ड नहीं ले पा रहे हैं। तो आपने एक प्राइवेट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर देख के आपको थोड़ी अंदर दिखा देगा। डॉक्टर अपनी कहते हैं एक्सपीरियंस से बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है बॉस, आपको नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो अंदर तक झांक के दिखवाओ। ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन जनरली क्लाइंट के माइंड में यही होता है कि Yes. सारे सबूत मुझे कि मिल मुझे जाए। सॉलिड एविडेंस दिखाओ। हाँ। तो हम कोशिश यही करते हैं सॉलिड एविडेंस दिखाएं। तो मैं जब सॉलिड एविडेंस आपको दिखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहिए और अब आप जा सकते हैं। क्लाइंट उस वक्त चला गया, फिर कंटिन्यूस के फ़ोन आने लगे, नहीं मुझे वो डिटेल दो, नहीं मुझे वो डिटेल दो। फिर मैंने कहा क्लाइंट को कि एक बार आओ यार तुम बैठो मेरे पास आके। क्लाइंट आ गया। मैंने कहा बॉस समझो ये डिटेल मैं आपको क्यों नहीं दे सकता हूँ। ये आपके पॉडकास्ट देखने वाले हर प्राइवेट डिटेक्टिव को भी समझना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कहाँ एविडेंस देना है, किसको देना है, कितना देना है कि नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो मैंने कहा बॉस मैं आपको ये एविडेंस नहीं दे सकता हूँ, उसकी एक गहरी वजह बताता हूँ मैं आपको। कहता बताइए। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप कहीं उससे बदला लेने के मूड में आ जाओ और आप उसको ब्लैकमेल करने लगो ये वीडियो दिखा दिखा के कि मैं तेरे घर पे दिखा दूंगा, जहाँ तेरी शादी होगी वहाँ दिखा दूंगा, और तुम उसको पूरी ज़िंदगी इस तरीके से तकलीफ देते रहो। उस कंडीशन में वो लेडी इतनी कई बार तकलीफ में आ जाए कि सुसाइड ही कर ले, और सुसाइड में लिख के जाए कि तुम उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। नेचुरली पुलिस तुम तक पहुंचेगी। जब पुलिस तुम्हें टॉर्चर करेगी तुम मेरा नाम लोगे कि मैंने आपको ये एविडेंस ला के दिए हैं। बस यही गलत है, यही अनैतिक है
कि मैं आपको उस लेडी के एविडेंस क्यों दूं जो लेडी आपकी वाइफ है ही नहीं। आपका कोई उस लेडी से लेना देना नहीं है, वो आपकी सिर्फ एक प्यार, आपके एक पार्टनर है बस, जिसे आप लव करते हो। उसकी अपनी एक लाइफ है, वो अपना एक पूरा वजूद है, मैं उसके वजूद को छेड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको एविडेंस नहीं मिल सकता। नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं लिख के देता हूँ। हु नोज यार क्या आप करोगे नहीं करोगे, मैं आपके पीछे थोड़ी जिंदगी भर घूमता रहूंगा। बेहतर ये होगा कि मैं ये एविडेंस आपको ना दूं, और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, आखिरी बार देख लो, अपने फादर को भी दिखाना, उनको भी दिखवा दो, उसके बाद मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये एविडेंस मेरे पास भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरा अब ये केस खत्म हो चुका। वो लेडी कौन मुझे मतलब नहीं, आप कौन मुझे आपसे मतलब नहीं। ये है एथिक। अगर आपके वर्क एथिक है, आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके वर्क एथिक्स नहीं है, आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, देखिए किसी भी प्रोफेशन में दो तरीके से काम किया जाता है। एक आप पैशन के साथ काम कर रहे हैं, एथिक के साथ काम कर रहे हैं, और एक आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जब पैसे के लिए काम करेंगे तो आप एथिक के साथ काम नहीं कर सकते, पैशन के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप पैशन के साथ काम करेंगे तो हो सकता है कहीं आपको पैसा नहीं भी मिले, कम भी मिले, तो ये सब चीजें चलेंगी आपके प्रोफेशन में। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आपके पास इतने सारे केस आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सबको अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिग्रेट हो जाता है कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। सपोज दैट कि मैंने भी कभी कोई वीडियो बनाया, कोई न्यूज ऐसी पब्लिश कर दी कि यार ये नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत खतरनाक भी होती है जो खुद पे एक तरह से बैकफायर कर जाती है। क्या ऐसा कोई खतरनाक केस कोई जिसे आप याद करते हैं कि यार ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना था, या फिर इसमें बहुत ज्यादा फंस गया, अब कैसे निकला जाए, और आज आप उसको याद करके हंसते हैं, ऐसा कोई केस? केस आपने बहुत अच्छा पूछा है, दिल पे है, बोझ नहीं है, खुशी है, उल्टा खुशी है, लेकिन सुनना क्लाइंट, चाहेंगे हम। हाँ, लेकिन क्लाइंट के ऊपर बोझ है। क्लाइंट कहता नहीं आपने अनएथिक किया, मैं कहता हूँ नहीं मैंने एथिक किया। हुआ क्या कि एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ फूड कलर्स बन रहे हैं, नकली फूड कलर बन रहे हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि कहाँ बन रहा है। ठीक है, हमने काम किया कंपनी के लिए, काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कहाँ ये प्रोडक्ट बनता है, कहाँ भरा जाता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ इनके गोदाम है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की हमने कुछ महीनों में, और वहाँ पे पुलिस से रेड करवाई। जब पुलिस से रेड कराई तो वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट मिले, काफ़ी चीज़ें मिली, वहाँ पे दवाइयाँ तक मिली नकली बनी हुई। वहाँ पे कुछ यूपी और बिहार के लोग पकड़े गए जो उस माल को भर रहे थे। वो इलिटरेट लोग थे, गरीब जिन्हें थे, पता नहीं था, गरीब, जिन्हें पता नहीं था कि वो मजदूर। है क्या चीज़, वो पकड़े गए। हमने मालिक को भी पकड़वा दिया। रात की रेड थी 3 बजे की, हम सबको लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे। जो मटेरियल वहाँ पकड़ा गया था, जो लोग पकड़े गए थे, 7-8 लोग पकड़े गए थे, और जो मालिक रात को पकड़े, सबको लेके हम पहुंचे। मालिक और मालिक के नीचे 2 मैनेजर टाइप के लोग जो उसके लिए काम करते थे, जिनको सब पता था। लेकिन जो गरीब लोग थे उनको कुछ नहीं पता था। उनको सिर्फ 500 रुपये रोज के दिए जाते थे। पूरी रात वो यही काम करते थे, भरना, पैकिंग करना, उसके ऊपर लेबल लगाना, सब नकली नुकली सब चीज़ें थी। हमने जब इन्वेस्टिगेशन में देखा कि यार ये लोग तो बड़े गरीब लोग हैं, इनको तो ये, मैंने उनसे पूछा तुम्हें पता तुम कर क्या रहे हो? कहते बाबूजी हमें तो 500 रुपये मिल रहे हैं, हमारा घर चल जाता है, इसमें से 100-200 हमारे खर्च हो जाते हैं, 200-200 बच जाते हैं, 100-200 हम अपने घर भेज देते हैं, तो हमारा काम चल रहा है, गुजारा चल रहा है। हमें नहीं पता ही क्या है, क्योंकि उनको समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ हो रही है, पुलिस यहाँ आई है, रेड मारी है, हमें लेके जाइए, कुछ गड़बड़ तो है इसके अंदर। मैंने आपको पता है फूड कलर्स हैं, इसमें क्या सजा होने वाली है आपको, ये कितना ऑफेंसिव केस कहते हैं आपके ऊपर बनेगा भी। तो बोले बाबूजी हमें बचा लो। वो रोने लग गया। मैं एसएचओ के पास गया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, इन निकम्मों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या चीज़। तो कहते देशवा जी क्या चाहते हो? मैं इनको भगाओ यार, इनका क्या यूज़ है, हमने तो पकड़ा है ना, हमने ही छोड़ दिया, किसी को क्या पता चलेगा। तो कहता नहीं सर कॉल जा चुकी है मालिक को कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है, अब आप देख लो आपने क्या करना है। तो मैं कहा चल मैं कॉल लेता हूँ, मेरे ऊपर डाल देना। तो एक काम कर, सुबह 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, जब तुम्हारी ड्यूटी चेंज होगी गेट गूट की पुलिस वालों की, इनको भगा दो, मजदूरों को। हाँ मजदूरों को भगा दो। इसको जो 2 मैनेजर पकड़े हैं और जो मालिक है, इसको इनके ऊपर तो पूरा केस बनाएंगे, सॉलिड केस बनाएंगे, इनको किसी कीमत में बख्शा जा सकता। कहता डन, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। पुलिस वाला बोला एसएचओ आप अपने आप देखो जो करना है,
मैं बस सिपाहियों को ये कह दूंगा जो देशवाजी कहें वही करना, इतना कह दूंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि देशवाजी क्या कहने वाले हैं। मैं ठीक है। मैं सुबह सुबह सिपाहियों के पास गया, मैं कहा यार वो दीवार से कूद के भागेंगे, जब वो भाग जाएंगे तब तुम कहना भाग गया भाग गया भाग गया, कुछ करना हल्ला मचाना, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी ध्यान रखूंगा तुम्हारा, जैसे समझदार हो। कहता डन। सुबह उनको मैंने 9 बजे 4-5 जो मजदूर थे उनको भगा दिया। मालिक आया, मालिक को पता चला कि भाई ये लोग इतने लोगों को पकड़ के लाए थे और 4-5 मजदूर भाग गए, तो वो पुलिस वालों पे चिल्लाने लगा ऐसे कैसे भाग गए। तो मैंने उसको बताया कि अरे टेंशन मतलब असली तो यही लोग हैं, वो तो बेचारे भरने वाले। नहीं नहीं मेरा केस कमज़ोर हो गया। मैं कोई केस कमज़ोर नहीं हुआ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है उन लोगों की माल भरते हुए, इस इनका कहते हैं सुपरविजन के अंदर काम हो रहा था, वो सब हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये बच नहीं सकते, ये हैं मेन कल्प्रिट। ये हमेशा छूटेंगे तो करेंगे, पहले भी कर रहे थे आगे भी करेंगे। वो तो मजदूर थे बेचारे, उन्हें तो पता नहीं कर क्या रहे थे। कहते नहीं नहीं देशवाजी यार ये गलत हो गया। कोई बात नहीं। 3 दिन बाद उसने मेरी पेमेंट देनी थी, क्लाइंट ने मेरे ऑफिस आया, कहता है कि नीचे आ जाओ। मैं भूला नहीं हूँ आज तक, लेकिन वो क्लाइंट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने काम कभी नहीं दिया, हु केयर्स, यहाँ तो रोज 50 केस है, लेकिन वो दोस्त बहुत अच्छा है। तो बोला कि देशवाजी नीचे आओ। तो मैं 4th फ्लोर पे बैठता हूँ, तो मैं कहा आप ऊपर आ जाओ। कहता नहीं आज ऊपर आने का दिल नहीं कर रहा, आप नीचे आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ। ठीक है, मैं नीचे उतरा, उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने ड्राइवर को कहा कि तुम जाओ थोड़ा काम से, सर से बात करनी है। हम दोनों पीछे बैठ के बात करने लगे। तो उसने कहा देशवाजी मैंने आपको और कितना बैलेंस देना है। तो मैंने कहा ये 5 लाख के आसपास देना है आपने। और कहता है इसमें से मैं 3 लाख काट रहा हूँ क्योंकि मजदूर आपने भगाए थे, और 2 लाख मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कहा सॉरी, मैंने कहा 5 लाख भी आप ही रख लो। मजदूर मैंने भगाए, वो इंसानियत थी। जो काम कर रहे थे उनको पकड़वाया, वो एथिक था। तो मैंने तो अपनी इंसानियत भी निभाई और एथिक भी निभाई। लेकिन आज आप अपनी इंसानियत भूल रहे हो और एथिक के नाम पे 2 लाख दे के 3 लाख काट रहे हो। मुझे पैसे आपके नहीं चाहिए, फॉरगेट इट। कहता है यार लेकिन आपने अनएथिकल काम नहीं किया। मैं कहा आप सोचो अनएथिकल है, मैं तो उसे इंसानियत समझ रहा हूँ। तो बुजुर्ग थे वो, मेरे से तो काफ़ी अच्छी उनकी उम्र थी, कदर भी करता था मैं, आज भी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देशवाजी मैं आज आपको, भी आप दोनों फ्रेंड हैं? हाँ अच्छे दोस्त हैं। उनका एक बहुत पर्सनल मैटर था, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया इस घटना के एपिसोड बाद के भी बाद। episode? हाँ वो पर्सनल, उन्हें पता था मैं ही कर सकता हूँ उस काम को, उन्हें पता था यार ये इंसान उसको अच्छा कर सकता है। तो बोले देशवाजी हम आज के बाद दोस्त रहेंगे, प्रोफेशनल नहीं रहेंगे। तो मैं कहा इस एपिसोड के बाद तो शायद हम लोग प्रोफेशनल रह भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम दोस्त अच्छे रहेंगे। लेकिन होता है ना जब मजबूरी आती है, कई परेशानी आती है, तो आदमी वही याद आते हैं जो आपको लगता है कि बेहतर है। तो उसके कई सालों के बाद उसने मुझे याद किया कि देशवाजी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं ठीक है सॉल्व होगी आपकी, चिंता मत करो, पेमेंट नहीं चाहिए तो छोड़ देना, क्योंकि 5 लाख वो दे गया था पूरे, दे गए थे? हाँ पूरे पेमेंट दी थी मैं उसने। यही पूछने वाली थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंडशिप बोल के नहीं, फायदा नहीं, उठाया हो? नहीं, क्लाइंट बहुत अच्छा था क्या है, जिंदा है वो भी, हाँ काफी उम्र हो गई है। क्लाइंट बहुत अच्छे हैं वो, कोई दो राय नहीं। उन्होंने वो हार्ड प्रोफेशनल है, मैं हार्ड प्रोफेशनल के साथ इंसानियत भूल नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। कई लोग हार्ड प्रोफेशनल इतने हो जाते हैं कि वो अपनी इंसानियत भी भूल जाते हैं। यहाँ पे लोगों की एथिकल हो सकता हूं मैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अनएथिकल कैसे हो। जो लोग मेन हैं उनको पकड़ा गया, उनको सजा दिलाई, उनको नहीं भागने दिया, भगाया तो उनको भी जा सकता था, उनसे तो मुझे मॉनेटरी फायदा हो सकता था। उनको अगर मैं भगा देता तो मेरे को 10-20 लाख रुपए भी मिल सकते थे। नहीं, नॉट पॉसिबल इन एनी कॉस्ट, नॉट पॉसिबल। मर्डर केस इन्वेस्टिगेट किया, उसके अंदर मेरे पास थ्रेट्स आई, 85 लाख रुपए की मेरे पास कहते हैं वो आई कि आपको हम इतने पैसे देंगे, अपने बयान बदल दो। मैं नहीं, यहाँ एथिक पूरा रहेगा। लेकिन कोई गरीब आदमी, मजबूर आदमी, इनोसेंट आदमी जिसको पता ही नहीं हो क्या रहा है, तो हो सकता है कि मैं गलत हूं लोगों की नजरों में, लेकिन मुझे खुशी है। क्लाइंट को कहीं दुख है, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसके लिए बेहतरीन हूं। ये मेरे लिए मेरी जीत है कि क्लाइंट ये कहता है कि आप दुनिया के लिए मेरे से सबसे बेहतर इंसान हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। जनरली लोगों से जब पूछा जाता है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और शायद ही हम यूथ से भी अगर बात करें तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम बनना चाहते हैं, लेकिन आज शायद ये पॉडकास्ट देख के लोग ये जरूर सोचें कि इन फ्यूचर वो प्राइवेट डिटेक्टिव जो है वो बनना चाहेंगे।
जो डिटेक्टिव है, प्राइवेट डिटेक्टिव, आने वाले वक्त में उनका फ्यूचर है क्या, कैसा है, कैसा देखते हैं आप? मेरा बेटा एडवोकेट है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, वो मेरे प्रोफेशन में आ गया। आपके प्रोफेशन में आ गया है। जब बैक स्टेज बात हो रही थी तो भी मैं सोच रही थी कि हाँ आपसे जी। पूछूं कि क्या आपका बेटा आने वाले टाइम में डिटेक्टिव बिल्कुल। बनेगा? बनेगा नहीं, बन चुका है, बन और मुझसे चुका बेहतर है। काम करता है, मुझसे बेहतर काम करता है, सारा ऑपरेशन वो संभालता है। और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं हमेशा सोचा करता था कि इस प्रोफेशन की जो लेगेसी है, जो इतनी मैंने मेहनत की है, जो मैंने इतना अपना समय दिया है, इतनी कहते हैं इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदर की है, मैं किसके साथ शेयर करूं? मुझे ऐसा कोई लोग इंसान दिखता भी नहीं था, मुझे अपना बेटा भी नहीं दिखा शुरू में। लेकिन जब बेटे ने स्पेशली कहा कि पापा आपका बिजनेस ज़्यादा बेहतर है, आपके काम में एडवेंचर है, रोज एक नई प्रॉब्लम, उसके नए सॉल्यूशन, नए क्लाइंट, नई लोकेशन, नई सर्कमस्टेंसेस, एवरीथिंग इज द न्यू। कुछ भी ऐसा नहीं जो रिपीट हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ कब आपको अच्छी लगती है? लाइफ जब हर आपको दिन तब कुछ है, नया हो। यस, कुछ नया हो, हर रोज सीखने को मिलता है। हर क्लाइंट हमारे ऑफिस में आके एक नया केस देता है और बहुत कुछ सिखा जाता है। अभी कुछ एक क्लाइंट आए हुए थे, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी चीजें दी, मैं हैरान होता हूँ कि कई क्लाइंट तो इतने बढ़िया जासूस हैं, इतने बढ़िया डिटेक्टिव हैं कि मुझे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है, नहीं यार ये असली जासूस। तो कई बार लोग ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के ले आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ वो करके लाए हैं। तो हर आदमी के अंदर सारे किरदार छुपे हुए हैं, जासूस भी छुपा हुआ है, भगवान, इंसान, अच्छा बुरा सब छुपा हुआ है। आप किसको किस वक्त निकालते हैं ये आपके ऊपर है, और फिर सर्कमस्टेंस के ऊपर भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है डिटेक्टिव्स के लिए, बहुत बेहतरीन है। लेकिन हाँ, पैशन और पैसा, इन दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी। पैसे से पैशन नहीं आता है, पैशन से पैसा आता है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप इस काम को अपनाइए। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समझते हैं, आपको लगता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, आपको लगता है आप इंटेलिजेंट हैं, आपको लगता है आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप इस प्रोफेशन के लिए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके लिए प्रोफेशन नहीं है, और कोई प्रोफेशन देखिए। लेकिन अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि इस चीज की जहां तक मुझे पता है कि कोई स्पेशल स्टडी नहीं है, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका बताता हूँ, सुडोकू आता है, कहते हैं आपके न्यूज़पेपर में, उसको खेलिए। और आप कहते हैं अपना जो गेम्स आते हैं उन्हें खेलिए, उसमें आपको बहुत जल्दी आपको आंसर देना होता है, बहुत जल्दी आपको कहते हैं एक्शन करना होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, आपको अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं क्वालिटीज़ पैदा होंगी, फिर आप डिटेक्टिव बनने की सोचिए। लेकिन मैं सही बताऊँ, कहना आसान है, लोगों के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं होता। लोगों को अगर कहा जाए कि आपको 8 घंटे यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करना है, तो 8 घंटे में 800 सिचुएशन बदल देगा अपने, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर करेगा, इतने मूवमेंट भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी। बहुत पेशेंस चाहिए आदमी को। देखा ना आपने, वो कई कहते हैं, आपने मगरमच्छ को देखा होगा, बड़े पेशेंस के साथ बैठा हुआ है, पानी पी रहा है, जानवर उसको देख रहा है तसल्ली से, और फिर कड़क से अटैक करता है अटैक और करता जानवर है। को लपेट लेता है। ये पेशेंस एक डिटेक्टिव के अंदर अगर के आराम से बैठा है, एक एक लोकेशन को समझ रहा है, एक एक चीज को समझ रहा है। हो सकता है उसको कोई वॉशरूम जाना हो तो वो दिमाग लगा रहा है कि मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, मतलब बहुत सारी चीजों को एनालिसिस कर रहा है, तो डिटेक्टिव है। अदरवाइज वो अपने में खोया हुआ है, कुछ चीजें देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अपना वीडियो देखने लग गया, अपना गेम देखने लग गया, फोन पे बात करने लग गया, वहाँ मूवमेंट हो गई। ये सब डिटेक्टिव्स नहीं बन सकते, बहुत पेशेंस चाहिए। जब आप इस तरह के केस देखते हैं, आप एक तरह से सोसाइटी का असली चेहरा भी देखते हैं, तो उससे जो नेगेटिविटी आती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई केस देख लिया और आपको लगा कि अरे इतना प्यारा ये रिश्ता था और ऐसा है, पीछे सच्चाई कुछ और है। तो इस नेगेटिविटी से जो इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में ना हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या इस चीज का कभी फर्क पड़ा है आपको कि जनरली मैं आपको बता दूं कि जब लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो अपने पास जो आदमी बैठा उसी पर डाउट करने लगते हैं, बट आप तो रियल लाइफ में ये चीजें फेस कर रहे हैं, कैसे डील करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरली आपके सोसाइटी के आसपास जो चीजें घूम रही हैं वो आप पे इम्पैक्ट करती हैं। हम कहते हैं ऐसे लोग वीक पर्सनैलिटीज होते हैं जिनके ऊपर इतनी जल्दी इम्पैक्ट आता है। आपके ऊपर क्यों इम्पैक्ट आ रहा है?
आपको पता है कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो आपके साथ नहीं घट रही हैं, दूसरे के साथ घट रही हैं। आप कितने पॉजिटिव नेचर के इंसान हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है दुनिया बहुत शानदार है, दुनिया इतनी बेहतरीन है। क्यों? कितनी जल्दी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। 2-4 मर्डर्स देख लिए कि भाई उस लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, उस लेडी ने तो सारी लेडीज ऐसी होती हैं। क्या सोचते हो तुम? 150 करोड़ की जनसंख्या के अंदर ये आधा % भी नहीं है। दैट इज द पॉजिटिवनेस। नेगेटिविटी क्या कहती है? सारी औरतें ऐसी हैं, देखो यार उस औरत को देखो, उस औरत को देखो, उसने मार दिया। अरे 6 औरतों को सुना के आप 150 इंसानों के ऊपर शक कर रहे हो। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है कि दुनिया बेहतरीन है, बहुत शानदार है। पॉजिटिविटी, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनकी मूवमेंट्स हैं, वो इतनी प्यारी हैं। आप किसी को बांधो मत ना। अगर आप जब किसी को बांध लेते हो तो नेचुरली जब वो खुलेगा तो बिखरेगा। उसे बिखरे रहने दो ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। अब मेरी बेटी रात को आ रही है, 8 बजे आ रही है, 9 बजे आ रही है, आई नो वेरी वेल यार, मुझे पूरा विश्वास है क्यों आ रही है, लेट हो गई है, कोर्ट है। मेरी बेटी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट है। कई बार शाम को 7-8 हमारा टाइम है कि आप 8 बजे घर आ जाएंगे। लेकिन अगर 9 बजे आ गए तो कोई इश्यू थोड़ी है। लेकिन अगर आप रोज 9 बजे आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेटा क्या बात है आजकल रोज लेट हो रहे हो। लेकिन आप शक पैदा कर दो, ऐसी सोच क्यों? बेटे के लिए ऐसी सोच नहीं है आपकी। तो ये जो नेगेटिविटी है ये आदमी की अपनी इंटरनल क्वालिटीज हैं, अपनी डिसक्वालिटीज हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, दुनिया मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। मुझे लोग बोलते हैं आप जासूस हैं, आपने देखा कि कितने लोग मर रहे हैं। मैं कुछ नहीं भाई, पूरे 150 करोड़ में से आधा %, 150 करोड़ का 1% होता है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का 1% होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 1% होता है 1500, 1500 का 1% होता है, मतलब कहां तक गिरोगे तब भी आप नहीं कह पाओगे कि आप आधे % पे भी खड़े हो। तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? ये तो दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोग गिर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज पैदा हो रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत शानदार दुनिया है। ये Be positive. पॉजिटिविटी आपको इस प्रोफेशन में अभी तक शायद बनाए हुए रखे भी बिल्कुल है, बिल्कुल। वरना ऐसा होता होगा कि लोग छोड़ देते होंगे। हाँ, कई लोग होते हैं कि इस प्रोफेशन में नेगेटिविटी को देखते हैं, खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं, हर आदमी पे शक करने लगते हैं, अपने क्लाइंट पे भी शक करते हैं। नहीं, कोई शक की जरूरत नहीं है। जो चीज़ है मेरिट के साथ दिखेगी, इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लियर दिखेगी। जो सच है वो आप बोलिए, क्लाइंट को जो आपको दिख रहा है वो बताइए, काउंसलिंग कीजिए। क्लाइंट को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट नहीं कई बार समझ पाता कि उसके साथ जो घट रहा है वो उसके अगेंस्ट जाएगा, उसके फेवर में जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस हमें काउंसलिंग की तरफ भी ले जाता है। कई जगह मैं बताता हूँ अपने क्लाइंट को कि मैंने ये सब चीज़ें देखी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे इतना शक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ अगर समय हो बिल्कुल तो। बिल्कुल बहुत सुनना छोटा सा चाहेंगे। केस है, ये पॉजिटिविटी बताता है। डेफिनेटली किसी की अपनी नेगेटिविटी है, मेरी पॉजिटिविटी बताता हूँ। मैं उस क्लाइंट को उस पॉजिटिविटी की तरफ इस केस के द्वारा लेके जाता हूँ काउंसलिंग में। एक जनाब आते हैं, कहते हैं कि यार मेरे बेटे की शादी हुई है और कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, 6 फीट 2 इंच हाइट है, डॉक्टर है, हर तरीके से सुपर। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं बात इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। मैं कहा, ओके, मैं क्या प्रॉब्लम है? कहता है मेरा बेटा रात को लेट आता है, 10-11 बजे, कई बार 2 बजे ऑपरेशंस में होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में कई बार फ़ोन भी नहीं डॉक्टर उठाता। है। हाँ डॉक्टर है, सर्जन है, बिजी रहता है। मैं फिर तो कहता है जो हमारी डॉटर इन लॉ हैं वो कंप्यूटर पे बैठी रहती हैं रात रात और अपना कमरा बंद रखती हैं, जब बेटा आता है तो उसको खाना भी नहीं पूछती हैं, और इस तरीके से लाइफ चल रही है। तो कहीं कुछ है गड़बड़, मैं चलो चेक कर लेते हैं। हमने बोला कि जब आपकी डॉटर इन लॉ अपने मायके जाएंगी तो मुझे बताइएगा, हमें उसके हार्ड डिस्क को निकालना है। हम हार्ड डिस्क की कहते हैं अपना एक कॉपी बना के दूसरी लगा देंगे, वो हार्ड डिस्क हम स्कैन करके अपने आप पर चेक करना है हमें। कहता ठीक है। हमने उसकी हार्ड डिस्क निकाल ली जब वो गई मैके, और दूसरी हार्ड डिस्क लगा दी स्कैन करके सेम। उस हार्ड डिस्क को हमने अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया कि इसके अंदर क्या डाटा दिख रहा है, मुझे बताओ यार। तो उन्होंने कहा इस डाटा को हमने स्टडी किया, इसके अंदर बहुत सारी पॉर्न साइट्स हैं और बहुत कहते हैं लोगों से ये लेडी कहते हैं डिस्कशन करी। मैं क्या डिस्कशंस हैं?
कह रहा गंदे डिस्कशंस हो रहे हैं, ये सब डिस्कशन हो रहे हैं। मैं क्या इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन दिख रहा है जहाँ पे कहा कि तू मेरे को वहाँ मिली थी, मेरे को यहाँ मिली थी, उधर मिलना इधर मिलना, कुछ इस तरीके कोई डिस्कशन दिख रहा है जब मीटिंग्स आपस में एक दूसरे की दिखाते हो? क्या सर एक भी डिस्कशन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया सारी बात। अब यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स आपकी काम करती है कि आप कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशन को। हमने अपने क्लाइंट को बुलाया कि मैं जी आपका केस सॉल्व हो गया, आइए आप हमारे पास। अब यहाँ पे अगर 100 आदमी बैठे होते हैं और मैं यही सिचुएशन बताता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई सिचुएशन को एनालिसिस नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसको मैंने एनालिसिस कर लिया। क्लाइंट बोलता बताइए देशवर जी क्या पता चला? मैं सॉल्व हो गया, अपने बेटे को लेके आइएगा। कहता ठीक है डन। बेटे को लेके आ गए वो ऑफिस में। मैंने कहा मैंने केस को समझा अच्छी तरह, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब अगर आप देंगे तो उसी में सारा जवाब आपका छुपा हुआ, आपके केस का जवाब छुपा हुआ। कहता बताइए। मैंने कहा अगर आपके 2 बेटे होते, एक बेटा 6 रोटी खाता और एक बेटा 2 रोटी खाता, तो 6 रोटी खाने वाले बेटे को आप घर से निकालते, मारते, पीटते, क्या करते? कहता है यार देशवर ये कैसी बात हुई? अगर 6 रोटी की भूख है तो मुझसे 6 रोटी ही खाने देता, 2 रोटी की भूख है मुझसे 2 रोटी खाने देता, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मैं कहा, बस इतनी सी बात आप नहीं समझ पाए। आपकी बहू रानी जिसकी आपने शादी करी अपने बेटे की, अगर उसकी कुछ डिमांड्स हैं और आपके बेटे साहब ऑपरेशन ही करते रह जाते हैं, सर्जरी करते रह जाते हैं, तो उस लेडी को क्या करना चाहिए बताइए? अपनी डिमांड, अपनी जो नीड्स हैं, जो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसे पूरा कैसे करना चाहिए? ये आप ही की बेटी होती तो मुझे बताइए, इसका आंसर मुझे आप दे दीजिए बस। कहता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ देशवा जी। मैं कहती उम्र आपकी हो गई है, आप बुजुर्ग इंसान हैं, इतना सीधा सा मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि किसी की बायोलॉजिकल नीड्स अगर ज़्यादा हैं और आपके बेटे साहब तो हॉस्पिटल में सर्जरी करते रह जाते हैं बेचारे, संडे को भी काम करते हैं क्योंकि पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर आपकी बहू की डिमांड ज़्यादा, वो पूरी कैसे करेगी? मुझे बस इसका आंसर दीजिए ना। शादी की ना आपने उसकी। कह रहे तो बेटा ही करेगा ना पूरी। तो मैंने कहा बस आपके बेटे साहब को बोलिए कि सर्जन अपनी जगह पे है भैया, सैटरडे संडे का ऑफ कीजिए, नहीं अगर दे रही है कंपनी तो दूसरी कंपनी बदल लीजिए, तब भी बात नहीं बन रही है हॉस्पिटल बदल लीजिए, अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो आप देश बदल दीजिए। आप वाइफ को तो नहीं बदल सकते ना, तो सिचुएशन तो आप ही को बदलनी पड़ेगी, सर्कमस्टेंस तो आपके बनाए हुए हैं ना, इनको आपको कहते हैं हैंडल करना होगा। कहता अब मैं सब समझ गया। मैं कहा कुछ मत कीजिए, जो आपने मेरे को फीस दी है उस फीस में 50,000 वापस कर रहा हूँ। इसकी एक डायमंड अंगूठी लीजिए, अपने बेटे को बोलिए अपनी वाइफ को डायमंड अंगूठी दे और ले जाए बैंकॉक या कहीं इंडिया से बाहर घूमने के लिए, 10 दिन लाइफ को जी के आए, सब कुछ ठीक मिलेगा आपको, देख लेना। वही हुआ। मेरे कहे अनुसार जो काउंसलिंग की गई थी, वो लोग बाहर घूमने गए, वापस आए। वापस आने के बाद मैंने पूछा 1-2 महीने बाद 3 महीने कि कैसा लाइफ है? कहता बहुत अच्छी लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं देखते, वो लाइफ बहुत अच्छी चल गया। हम मेरा बेटा भी समझ गया, मैं भी समझ गया, और बहू तो इस चेंज को देख के समझ नहीं पा रही हो क्या रहा है, लेकिन बहुत खुश है, अब चहकती है। मैं कहा नेचुरली। तो ये सारी चीजें हैं। वो नेगेटिव बन रहे थे बिना अपने बेटे को समझे, बिना अपनी बहू को समझे, जबकि यहाँ पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए थी। उनको समझना चाहिए था कि न्यूली मैरिड हो और यार तुम पूरे पूरे हफ्ते, पूरी पूरी रात सर्जरी कर रहे हो, सुबह आते हो 3 बजे। अब भैया जो रात को जगा हुआ है, सर्जरी करके आया है, वो तो सीधा बेड पे जाते ही पसर जाएगा ना, सो जाएगा ना। और जब वो सो जाएगा तो उसकी वाइफ खड़ी खड़ी सोचेगी कि कहां मैं फंस गई। जब आदमी को पेट में रोटी है उस वक्त उसको भजन थोड़ी सुनाई देते हैं, उस वक्त उसको रोटी चाहिए ना पेट में यार। इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती। आप अपने जीवन में अगर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ढंग से समझ लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ के अंदर। लाइफ बहुत शानदार दी हुई, भगवान ने सबको दी हुई है, सबको दिमाग दे रखा है, बस लोग का सोचने का अंदाज नेगेटिविटी भरा है, इसलिए प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि फिलहाल का जो वक्त है, हर एक चीज का एक टाइम आता है। हम देखते हैं सुर्खियों में कि अगर किसी के मर्डर की खबर आ रही है, वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर किया, तो उसी तरह की खबरें आएंगी। अगर कोई क्रैश की खबरें आ रही हैं तो दूर दराज इधर उधर सब क्रैश की खबरें आएंगी। वैसे ही जो आपके प्रोफेशन में किस तरह के केस हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं? आपको लगता है कि एक ये जो स्ट्रीम है प्रॉब्लम का, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इस तरह के केस तो हमेशा आते ही रहते हैं, ऐसे कौन से केस हैं? देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पूरी की पूरी दुनिया मेल और फीमेल के आसपास घूम रही, तो इनसे जुड़े हुए केस आते हैं, लेकिन
लेकिन सोसाइटी जैसे रिएक्ट कर रही होती है, मान लीजिए सोसाइटी के अंदर कंटिन्यू ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे न्यूली मैरिड लेडीज के द्वारा अपने हस्बैंड की हत्याएं की गई हैं, तो उनसे रिलेटेड केस ज्यादा आने लग जाएंगे। ये मतलब ये खाली खबरों में नहीं होता, ये रियल लाइफ में आपके साथ भी यस, होता ये है। ट्रेंड चल पड़ता है। ट्रेंड क्यों चल पड़ता है? क्योंकि लोगों को डर लगता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने कहा ना, लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा, हमारा मीडिया तो बहुत स्मार्ट है ही, उसको तो टीआरपी चाहिए। वो तो जब तक पूरा तेल नहीं निकाल देता खबर का, तब तक खबर चलती रहती है ना। तो जो खबर कंटिन्यूटी में चल रही है, सुबह शाम चल रही है, दिन रात चल रही है, और फिर आप एनालिसिस कर करके दिखा रहे हो, देखो ये ऐसा हुआ, ऐसे पहले भी हुआ था, उससे 3 दिन पहले भी हुआ था, ऐसे 15 दिन पहले हुआ था, उस स्टेट में भी ऐसे हुआ था, वहां भी ऐसे। अब ये आप कंटिन्यू दिखा रहे हो। भाई सीधी सी बात है, जो चीजें सामने कंटिन्यूटी में दिख रही हैं, वो इम्पैक्ट कहाँ डाल रही हैं? वो आपके दिमाग पे तो डाल रही हैं। तो जो दिमाग पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसका जो निकल के आने वाला है सोसाइटी के सामने, वो यही तो निकल के आने वाला है कि नहीं यार, मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है तो बहू के बारे में पता करवाना है, या मेरी वाइफ आजकल 3-4 दिन से मेरे से ढंग से बात नहीं करी, कुछ गड़बड़ तो नहीं। मतलब आप नेगेटिव होते जा रहे हो। उस टाइप के केसेस बढ़ जाएंगे आपके पास। जैसे बीच में साइबर ब्लैकमेलिंग बहुत बढ़ गई थी। हाँ, साइबर क्राइम। कॉल कर रहे हैं, कॉल पे वीडियोस बन रही हैं, फिर उसको पुलिस ऑफिसर्स के मेरे पास फोन आए हैं। पुलिस ऑफिसर्स ट्रैप हुए हैं, जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जैसी कॉल आई और आपने किसी लेडी को देखा, कुछ नहीं करना, आपने ऐसी तो करना है बस। भाई उसका जो फ्रंट कैमरा है उसको नीचे ही तो करना है। हमारे पास भी कॉल आती हैं, तो हम बोलते हैं, कहिए, अरे फेस तो दिखाइए सर, हम समझ गए वो कौन है। मैं बिना फेस देखे तो बात कर सकते हैं। अब उनको पता बिना फेस देखे तो बात बनेगी नहीं। तो ये कोई भी आदमी स्मार्ट बन सकता था। हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया, बहुत सारे मेरे जब इंटरव्यूज हुए इन केसेस को लेकर, ब्लैकमेलिंग को टीवी के ऊपर, वहां मैंने बताया कि जैसे होता क्या, हम लोग किस मूड में बैठे हैं, अचानक कोई वीडियो कॉल आ गई, आपने कॉल नहीं देखा, आपने एकदम हाँ अरे, अब आपने कौन हो भैया, क्या हो भैया, कैसे हो, आप कौन बोल रही हो, आप ऐसे बात, इतनी देर में आपकी वीडियो बन रही है, 15 सेकंड की वीडियो बनी। अब हर आदमी देखो अपनी इज्जत के लिए जी रहा है इस दुनिया के अंदर, सबको अपनी रेपुटेशन पसंद है। रेपुटेशन के दुनिया पता नहीं इंसान क्या क्या कर जाता है। तो अगर उस रेपुटेशन पे चोट लग रही है और उसके लिए उसको 10-20-50 हज़ार 2-4 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कई बार आदमी फंस भी जाता है, ट्रैप भी हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि ये ट्रैप ऐसा है कि आपने एक बार पैसा दिया तो आप देते ही रहेंगे जब तक आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको अब डर दिखाता ही रहेगा, उसे समझ में आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, आपने जैसे वीडियो आई आपने ऐसे कर दिया, बात कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो उस टाइप के केस बहुत आने लग गए, बहुत ज़्यादा। तब हमने कहा कि ये केस प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए नहीं है, ये पुलिस के पास जाइए आप। ये साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो पुलिस वाले, उनको पता है किस नंबर से कॉल आई है, ये नंबर फर्जी नंबर होंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशन वही कर सकते हैं। बस आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, पैसे बिल्कुल मत दीजिए, कहीं वीडियो नहीं डालते, और कहीं वीडियो डालते भी तो हु केयर्स। आपको एक ही वर्ड बोलना, मैं नहीं हूँ, खत्म हो गई बात, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहीं आदमी डरता है तो देता भी है। अभी मेरे पे आपके पास बात करते करते कई केस आ गए इसी तरीके के, कि जहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं। एक आदमी कह रहा है मुझे 6 लाख रुपए 2 दिन के अंदर अंदर देना देशवासी, अगर मैं 2 दिन में 6 लाख रुपए नहीं दिया मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने उसको समझाता आ रहा हूँ कि बस पैसा मत देना। कह रहा सर आप मेरे से 50,000 रुपये ले लो, मुझे आप बताओ। मैं मुझे मत दो, तुम तो पहले ही लुटे बैठे हो, क्योंकि वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका है, अब वो 6 लाख मांग रहा है। तो 2 दिन में 6 लाख, उसको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि अभी मेरे को चाहिए 2 दिन के अंदर, अदरवाइज तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वायरल कर दूंगा। प्रेशर डेवलप करना है ना। तो जो आदमी 1 लाख दे चुका है, तो वो सामने वाला भी समझ गया है कि हाँ ये प्रेशर में है। अब इसको 2 दिन में आदमी सोच नहीं पा रहा मैं किससे बात करूं। तो कहीं मेरा अभी इंटरव्यू चल रहा था झांगुर बाबा के ऊपर, तो शायद उन्होंने मेरे इंटरव्यूज देखा, मेरे को ढूंढा और मेरे से फटाफट बात करने लग गए। तो उनको मैं समझा, हम लोग ऐसे काउंसलिंग करते हैं, ये फ्री की काउंसलिंग्स हैं, यहाँ पे हम बचाने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो एक जैसे कोई रिटन नॉर्म्स तो नहीं होते हैं डिटेक्टिव के लिए, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव हैं, आपके हिसाब से एक ऐसा काम या जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कभी नहीं करना चाहिए, जो आपके हिसाब से अनएथिकल है, वो क्या है? अनएथिकल यही है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसके जो भी एविडेंसेस मिली हैं वो एविडेंस आप किसी और प्लेटफॉर्म पे ना दें किसी भी कीमत पे। अगर आपको आपका क्लाइंट पैसा नहीं भी दे पाता या देता, तो भी आप गुस्से में आके उस इंफॉर्मेशन को कहीं इधर उधर पास ऑन ना करें, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन किसी अच्छे फेथ पर, अच्छे रिलेशन के टाइम आपसे शुरुआत करवाई गई है।
कई बार क्लाइंट क्या होता है कि इतना हैवी अमाउंट होता है कि वो शुरू में तो हाँ बोल जाता है, बाद में सोचता है अब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, और कंपनी ये सोचे कि मैं तो इतना काम कर दिया, मुझे तो पैसा चाहिए चाहिए वरना मैं ये इन्फॉर्मेशन कहीं पास ऑन कर दूंगा। तो इस तरीके की अनएथिकल एक्टिविटी वैसे प्राइवेट डिटेक्टिव करते भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, ये मैं समझता हूँ। आप मेरिट पे काम कीजिए, जो आपके पास एविडेंसेस हैं, सॉलिड एविडेंसेस हैं, वो अपने क्लाइंट को दीजिए। एविडेंसेस वही दीजिए जो लीगल बाउंड्रीज के अंदर हो, एविडेंस वही दीजिए जो उससे रिलेटेड हो। मैंने जैसे आपको एक केस में बताया ना कि आपके पास एविडेंस आ गई है तो आप उसके पार्टनर दोस्त को नहीं दे देंगी, नहीं तो वो ब्लैकमेल कर सकता है। तो ऐसी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं उसकी जो एविडेंसेस हैं सही आदमी के हाथ में ही पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि वो एविडेंस आप पैसे लेके किसी को भी देते हैं। पैसा अलग चीज है, पैसा आप एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 10 बार ले सकते हैं, गलती एक ही बार तो होगी आपसे, और वही गलती आपको भी बर्बाद करेगी, आपकी कंपनी को बर्बाद करेगी, आपके प्रोफेशन को भी खराब करेगी, उसको भी बर्बाद करेगी। कई डिटेक्टिव्स गलतियां करते हैं, अनजाने में गलतियां करते हैं, कई लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं। अनजाने में की गई गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, जानबूझ के की गई गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता। ये डिटेक्टिव हर प्रोफेशन को, ऐसा नहीं कि हमारे प्रोफेशन में, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर ब्लैक शिप ना हो, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। इवन डॉक्टर जिसे हम भगवान कहते हैं वो भी किडनी बेच रहे हैं, वो भी दवाइयाँ बेच रहे हैं। उनको कहा गया है कि दवाई आप ये लिख के दीजिए, दवाइयाँ दूसरी लिख के दे रहे हैं। एमआर काम कर रहे हैं, पुलिस है अच्छा काम कर रही है, क्या वहाँ गलत लोग नहीं हैं? मीडिया है अच्छा काम कर रही है, क्या गलत लोग नहीं रिपोर्ट होते हैं? तो ऐसा कौन सा इस दुनिया में प्रोफेशन है? पॉलिटिक्स है, किस लिए आते हो? देश के लिए आते हो। जहांगीर बाबा को ले लीजिए, जहांगीर बाबा क्या एक दिन में पैदा हो गया? 10 साल लगे उसको, साइकिल पर अंगूठी बेचते बेचते 10 साल लगे उसको इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में। क्या वो वहाँ की लोकल पुलिस LIU, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को पता नहीं चला कि ये आदमी जो साइकिल पे अंगूठियां चिल्ला चिल्ला के बेका करता था, कितने की अंगूठी होती है? 5 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, वो आदमी आज 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का कैसे बन गया? उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कैसे आ रही है? इस पे पुलिस ने क्यों नहीं काम किया? लोग आए और लोगों ने बताया जी हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हमें धर्मांतरण कराया, तब आप। तो ये जो ब्लैक शिप छुपी हुई हैं पुलिस के अंदर हो, आपके पॉलिटिशियन के अंदर हो, हमारे बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में हो, ये गलत है। इन पे काम होना चाहिए, तभी देश अच्छा बनेगा। सोसाइटी अच्छी बनेगी तभी देश तरक्की करेगा। लोग अच्छे होंगे सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा आगे बढ़ेगा। लोग गलत होंगे सोसाइटी खराब हो जाएगी, सोसाइटी खराब हो जाएगी देश खराब हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। सीधा सा असूल है। तो उम्मीद है कि जो आपकी बातें हैं उससे बहुत सारे ऐसे लोगों को अब एक लाइन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, जो आने वाले टाइम में एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहते हैं। और जो लोग ये क्यूरियोसिटी रखते हैं कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव की लाइफ होती कैसी है, लोगों को लगता है कि नेगेटिविटी है, लेकिन आज आपको देख के लगा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो आपको देख के हमें खुद को इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, तो हम आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और हमारी ऑडियंस से ये पूछना चाहेंगे कि ये थे संजीव देशवाल सर, इनका पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस पॉडकास्ट का कौन सा चंक है जो आपका सबसे फेवरेट रहा। अगर कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप चाहेंगे तो हम सर को वापस बुलाएंगे और वो सवाल उनसे जरूर करेंगे। जरूर जरूर, उम्मीद है सर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहने वाले बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, हम भी चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे दोस्तों आपको किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।